Hello everyone, this is Shahnila and I welcome to my YouTube channel Study Additional। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। इस चैनल पे आपकी सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, सुपर टेट की क्लासेस आपकी बिल्कुल स्टार्ट हो गई हैं। ये जो क्लास है आपकी सुपर टेट के लिए भी है और साथ में आपकी केवीएस एग्जाम के लिए भी ये आपकी क्लास है। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूथ कंपटीशन बुक यहाँ पर स्टार्ट की है जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपका किस नंबर का, यानी कि पहला प्रैक्टिस सेट है जिसका हाफ पार्ट हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, हाफ पार्ट हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, तो इसका पहले पार्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यानी कि पहली क्लास का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर से आप देख सकते हैं। जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट किए थे, तो इसमें हम लोगों ने हिंदी की थी। ठीक है, यहाँ पर हिंदी कर चुके हैं हम लोग, इसके अलावा इंग्लिश वाला पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और साइंस वाला, इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ पर, इतने क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन इसमें हम लोग कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर करेंगे और मुझे बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, मुझे बताइए। जैसे आपने उस क्लास में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इसी तरीके से इस क्लास को भी आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे ना, अच्छे से करेंगे और जैसे आपके सिलेबस में क्वेश्चन है उसी तरीके से आपको इस सेट पेपर में बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ा जो है कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, इस वजह से आपको बिल्कुल भी अपनी प्रेपरेशन में कोई भी कसर नहीं बाकी रखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग 71 से स्टार्ट करेंगे। बताइए यहाँ पर 71 का आंसर क्या होगा। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है। ये आपकी बुक कौन सी, यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है। ठीक है, बुक जो आपकी यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है, इसका कोई भी एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं कर रही हूँ। ये बुक मुझे अच्छी लगी, इसीलिए इसके पहले सेट पेपर हम लोग सारे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैं दूसरी बुक लाऊंगी जो मुझे अच्छी लगेगी, तो उसको भी हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सारी चीज़ें मैं कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको डिटेल्ड क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको डिटेल्ड क्लासेस भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश की बोलें, चाहे आप हिंदी की बोलें, ठीक है, चाहे आप साइंस की बोलें, चाहे आप एसएसटी की बोलें, किसी भी सब्जेक्ट की, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ करके मैं सारे सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में कवर कराऊंगी। ठीक है, और जो है मैथ्स और रीजनिंग के लिए अलग से मैम आपकी आएंगी। क्लियर। चलिए 71 से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है। आपको यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना, जो पृथ्वी का 3/4 भाग है वो क्या है, आपका जल से ढका हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल मंडल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन और क्या बनते हैं वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसी वजह से मैंने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिटेल में थोड़ा सा उसको समझेंगे, उससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पृथ्वी का एक बड़ा भाग जो है वो क्या है, जल से ढका हुआ है, जिसे हम बोलते हैं क्या है, जल मंडल बोलते हैं। ठीक है, जल मंडल बोलते हैं। ठीक है, मंडल यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, समझ में बात आई। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसमें जल में भी कैटेगराइज किया गया है, कौन सा जल कितने % है। तो अगर आपसे बात करें, महासागर की बात करें, तो महासागर, ठीक है, महासागर और समुद्र में आपको कितना % जल मिल जाएगा, यानी कि 100% की अगर बात करें तो उसमें आपको 97.0% आपको महासागर और समुद्री जल मिलता है। इसके अलावा जो है बर्फ से ढका हुआ जल, यानी कि ऐसा जल जो बर्फ बना हुआ है, वो कितना आपको मिल जाता है, वो 2% आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल, ठीक है, इसमें नदियां भी आपकी, यानी कि भूमिगत जल, नदियां, ठीक है, और झील, जो आपका क्या है, ऐसा जल है जो क्या है, पीने योग्य है, जो सिर्फ आपको 1% ही मिलता है। समझ में बात आई। तो यहाँ पर आपको 3/4 जल आपको पृथ्वी पे मिल जाता है, जिसमें आपको याद रखना है 97% जो जल है वो महासागर और समुद्र का जल हो जाएगा। 2% जल है जो बर्फ से ढका हुआ है, यानी कि बर्फ बना हुआ है, और पीने योग्य जो जल है वो आपका सिर्फ कितना है, 1%, वो भी लगभग 1% है, 1% से भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगभग 1% याद रखना है जो आपके पीने योग्य है, और ये आपका 97% वाला ये आपका अनुपयोगी हो जाएगा। 2% वाला ये भी आपका अनुपयोगी हो जाएगा। सिर्फ उपयोगी जल आपका 1%, वो भी 1% से भी आपको कम मिलता है।
समझ में आता है। तो 71 में आपको इतनी चीज़ मैंने आपको बताई। ये जो पोर्शन चल रहा है ये आपका पर्यावरण वाला पोर्शन चल रहा है, ये मैं बता दूं जिससे आपको ध्यान रहे। तो ये पर्यावरण वाला पोर्शन चल रहा है, इन्वायरमेंटल यहाँ पर चल रहा है, और इसके अलावा सोशल स्टडी आपकी चल रही। ठीक है, समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर दीजिए। पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। अब पेड़ पौधे वातावरण को क्या स्वच्छ बनाते हैं, आपको अच्छे से पता है। पेड़ पौधे वातावरण को क्या स्वच्छ बनाते हैं। अब इसका रीजन क्या है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल से क्या अवशोषित कर लेते हैं, तो ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या अवशोषित कर लेते हैं। समझ में आता है। पेड़ पौधे इसीलिए हमको लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और क्या करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये अपने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है ये ग्रहण कर लेते हैं और छोड़ते किसको, ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, O2 को छोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आता है। मैं उल्टा बोल गई थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या ये अवशोषित कर लेते हैं और छोड़ते किसको, ये ऑक्सीजन को छोड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 आपको बताना है। 73 निम्न में से किस मेले उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अब ये जो आपके मेले हैं इसमें आपको बताना कौन सा ऐसा मेला है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो आपको अच्छे से पता है जो कुंभ मेला है उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कुंभ मेला लगता कहाँ से, यानी कहाँ से लगता है, तो आपको पता है कहाँ से लगता है। प्रयागराज आपको याद रखना है जो इलाहाबाद पहले था। ठीक है, इसके अलावा हरिद्वार आपको याद रखना है, हरिद्वार हो जाएगा। और तीसरा आपको कौन सा हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा, नासिक। तो इन जगह पर आपका क्या है, कौन सा कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेले को क्या है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आपका काफी साल पहले 2-3 साल पहले आपका विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये आपको पता है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, अब आपको गंगा नदी के बारे में बताना है कि गंगा नदी आपकी कहाँ से निकलती है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर देना, फटाफट दीजिए। स्क्रीन पे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 74, समझ में बात आ रही है। क्वेश्चन नंबर 74, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। अरावली श्रेणी से निकलती है, लद्दाख ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, या मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। तो बिल्कुल आपको पता है जो आपकी गंगा है वो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्या याद रखनी है, याद करने वाली और चीज़ें क्या हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वहाँ पर इसे क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। क्या नदी, कौन सी नदी होती है, भागीरथी यहाँ पर कहते हैं। समझ में आता है, इतनी चीज़ आप समझ लीजिए। जब भागीरथी और अलकनंदा, यानी कि भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा, जब भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं मतलब आगे चल के जब भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिलती हैं, ठीक है, तो कौन सी नदी का निर्माण होता है, तब वो बनती है, गंगा बनती है। ठीक है, समझ में बात आई। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये निकलती है तो इस जगह पे इसका नाम क्या होता है, भागीरथी होता है। ठीक है, आगे चल के जब ये अलकनंदा से मिलती है तब ये दोनों यानी कि भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिश्रण क्या कहलाता है, यहाँ पर गंगा कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए गंगा जो है किन दो नदियों के मिलने से बनती है, तो आपको याद रखना भागीरथी और अलकनंदा मिलने से आपकी कौन सी नदी बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी, गंगा है, आपको पता ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 25-25, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, 25-25 किलोमीटर। ठीक है, मैंने ऐसे बताया जिससे कि आपको याद रहे। तो 2525 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, किसकी, गंगा नदी की हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीजें गंगा नदी से आपको जरूर याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, आप हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इतनी चीजें आपको जरूर याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर फटाफट दीजिए। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे। अब आपको बताना इनमें से कौन ऐसा सदस्य है जो संविधान सभा का सदस्य थे, जल्दी से बताइए। संविधान सभा के सदस्य के रूप में इनमें कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपको क्या रखना है, तो यहाँ पर श्री रणवीर सिंह हुड्डा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में बात है, श्री रणवीर सिंह हुड्डा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई कब थी, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को। इसकी पहली 1946 को, एक मिनट,
1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक है, कितनी पूरी बैठक हुई? 3 बैठक हुई थी। तो पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। अब आपको बताना दूसरी बैठक इसकी कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इसकी दूसरी बैठक कब हुई थी। जल्दी से मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर फटाफट आपको देना है। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर यहाँ पर आपको देना है। 76 पे हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। जो हमारा तिरंगा है, जिसमें आपको क्या है, 3 कलर मिल जाते हैं। ठीक है, तिरंगा इसी वजह से कहते हैं, हालांकि आप लोग कुछ लोग केसरिया जो आपका नेवी ब्लू कलर है उसको भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना तिरंगा यानी कि 3 कलर। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, वहां पर आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। सबसे ऊपर कौन सा रंग, केसरिया रंग जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। क्या ये सही है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कौन सा, आपको यहाँ पर देखिए ये आपको मिल जाएगा, इनमें से कौन कौन से कथन सही है या गलत है, इस तरीके से। फिर है बीच में सफेद रंग होता है, ये तो क्लियर है, लेकिन क्या वो शांति का प्रतीक है? ये कहा गया। मध्य में चक्र होता है जो क्या है, शांति और खुशहाली का प्रतीक है। क्या ये सही है? नीचे हरा रंग शांति व खुशहाली के, यानी कि हरा रंग किसका होता है? शांति व खुशहाली के लिए होता है। क्या ये सही है या नहीं? तो इससे आपको बताना है कौन कौन से कथन इसमें सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है, आप बताइए इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? तो यहाँ पर पहला, यानी कि यहाँ पर केसरिया जो रंग होता है वो क्या है, आपका त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई? इसके अलावा जो बीच में सफेद रंग होता है वो आपका शांति का प्रतीक होता है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य में चक्र होता है जो शांति और खुशहाली का प्रतीक नहीं होता है, बल्कि ये किसका प्रतीक होता है? ये प्रगति का प्रतीक होता है। ठीक है, किसका होता है? प्रगति का सूचक होता है या प्रतीक होता है। जो आपका बीच में जो चक्र बने होता है, कथन वाले भी क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है। याद रखिएगा कि यहाँ पर कई अधिनियम आपको मिल जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर की बात किसकी हो रही है? वन संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है। ठीक है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की क्या है प्रकृति होती है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना होता है। आपको आईएएस या पीसीएस लेवल की यहाँ पर प्रेपरेशन नहीं करनी है। जैसे आपके एग्जाम में पूछा था बस उसी तरीके से आपको प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को फॉलो किया और लगातार इसकी क्लासेस आपने ली, तो मैं वादा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी, बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ इसका, यानी कि आपको कंटेंट बहुत ही बढ़िया मिलेगा और चीज़ें आपको साथ साथ में लर्न होगी। ठीक है, मैं इतनी कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतरीन आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको क्या याद रखना, 1980 में। ठीक है, 1980 में यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, 1986 आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था इसमें 1986 में पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ था और 1980 में क्या हो जाएगा? वन संरक्षण अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, दोनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। काफ़ी स्टूडेंट मुझे पता है यही वाला आंसर देने वाले थे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये वाला किसके लिए हो जाएगा? ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 को पारित हुआ था और 1980 को क्या है? वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पर याद करेंगे, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपको साथ में बता दिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर फटाफट दीजिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, यहाँ पर बताना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मुझे पता है, आधे लोग इसमें आंसर कौन सा देंगे मुझे अच्छी तरीके से पता है कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है काफ़ी लोग आंसर यहाँ पर NH7 देने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने NH7 दिया उन सभी का आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। समझ में बात है? तो ये इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि NH7 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय,
ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग आपका कौन सा हो जाएगा, NH44 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, NH44 आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग हो जाएगा भारत का, जो पहले किस नाम से जाना जाता था, NH7 नाम से जाना जाता, NH7 नाम से ये जाना जाता था। इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग हो जाएगा, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है श्रीनगर से। कहाँ से स्टार्ट होता है, श्रीनगर से लेकर के, ठीक है, श्रीनगर से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, कहाँ से जाता है, कन्याकुमारी तक ये जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है, यही चीज़ें आपको समझ के चलनी है। तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक के इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अगर पूरी इसकी लंबाई की हम बात करें तो कितनी रहेगी, ठीक है, कितनी रहेगी, 3745 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई रहेगी। यानी कि आपको 3745 इस तरीके से याद रखना है, 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। समझ में बात आई, तो इस तरीके से आपको याद रखना, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा, तो NH44 यहाँ पर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 79। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 79। आज की क्लास आपकी लंबी क्लास होगी क्योंकि आज हम लोग को बहुत से पोर्शन इसमें करने हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ इंग्लिश और हिंदी और साइंस की थी। ठीक है, इंग्लिश को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी, ठीक है, अगर लास्ट क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। उस लास्ट क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सेट पेपर 1 का हाफ पार्ट वाला लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको आप ज़रूर वॉच करिएगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना, ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता है वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। वीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। इनका फुल नाम क्या हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर इनका फुल नाम हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था, यानी कि गुप्त संस्था बनी थी जिसका नाम क्या था, अभिनव भारत था, जिसकी स्थापना किसने की थी, सावरकर जी ने की थी। ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी, अभिनव भारत के रूप में याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ इसमें नहीं याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा क्या है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश, यानी कि पश्चिमी शिक्षा की स्टार्टिंग किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था या की गई थी, तो पश्चिमी शिक्षा की जो शुरुआत है हमारे क्या है, हमारे भारत में किसके जरिए हुई थी। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तब ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या मिल जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय मिल जाता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय ना होता, यहाँ पर मैकाले होता, तब भी आपका आंसर सही होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने की थोड़ी सी प्रकृति चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, यहाँ पर आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। राजा राम मोहन राय ने बहुत से यहाँ पर चीज़ों का क्या है, स्थापना की। जो आपके क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके अलावा आपको याद रखना है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, कलकत्ता वाला जो हिंदू कॉलेज की स्थापना है उसमें कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, पूछा जाता है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो आपको क्या याद रखना है, राजा राम मोहन राय को याद रखना है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, आत्मीय सभा और वेदांत सोसाइटी, आत्मीय सभा या इतनी चीज़ें देखिए, जो चीज़ें ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको याद रखना है आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा, और दूसरा आपको कौन सा हो जाएगा, वेदांत सोसाइटी, इनकी भी स्थापना, ठीक है, इनकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, वेदांत सोसाइटी। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके किसके लिए, एग्जाम के लिए बनते हैं, इसलिए आपको राजा राम मोहन राय से आपको याद रखना है। ठीक, समझ में बात आई, तो इतनी चीज़ आपको मैंने यहाँ पर बताई, आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो भी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं सुपर टेट की, तो उनके साथ आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी यहाँ पर फ़ायदा उठा सके, और लोग भी हम लोगों से यहाँ पर कनेक्ट हो सके। ठीक है, समझ में बात आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 पे हम लोग यहाँ पर हैं, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है,
जो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको कौन से बनते हैं, शिक्षण कौशल, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, शिक्षण कौशल आपका स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस सेट ही है, तो इसमें हर टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो मानव विकास के क्षेत्रों में एक तो शारीरिक विकास होना चाहिए, जब तक आपका शरीर ही नहीं ठीक होगा तब तक तो कोई भी चीज़ यहाँ पर हो नहीं सकती। मान लीजिए आप यहाँ पर बीमार हैं, ठीक है, आपके पेट में दर्द हो रही है, ठीक है, आपके सिर में दर्द हो रही है, तो आपको कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको संज्ञानात्मक होना चाहिए, यानी कि सोचने समझने की मतलब चीज़ें होनी चाहिए, संवेगात्मक होना चाहिए और सामाजिक। इन तरीके यानी कि शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ये सारी चीज़ आपकी होनी चाहिए। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और आपका सामाजिक विकास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जिसने दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन 1 जिन्होंने दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। यहाँ पर चल रहा है किसका, शिक्षण कौशल के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर यहाँ पर दीजिए, फटाफट पढ़िए इसको फिर आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग सही कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, ऑप्शन डी, जिन्होंने ऑप्शन डी दिया तो उन सभी का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में बात आई, तो अंडाणु, शुक्राणु, युग्मक और ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताती हूँ जिससे कि आपको ये क्वेश्चन याद भी रहे, ठीक है। तो ये क्रिया किससे, निषेचन से संबंधित है। ये जो आपकी क्रिया है, ये आपकी क्रिया संबंधित किससे है, तो ये आपकी निषेचन से संबंधित है। इतनी चीज आपको समझ में आई। सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। सबसे पहले होता क्या है, अंडाणु जो होते हैं, अंडाणु, एक मिनट, अंडाणु, ठीक है, और क्या है, शुक्राणु, ये क्या है, आपस में क्या है, मिलते हैं, ठीक। समझ में बात आई। फिर क्या है, युग्मज का निर्माण होता है। फिर क्या बनता है, युग्मज का निर्माण होता है, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट किया, सुनिए मेरी बात, ये थोड़ा सा, ब्लास्टोसिस्ट के द्वारा शिशु का निर्माण होता है। समझ में आता है। तो पहले अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, फिर युग्मज का निर्माण होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट के जरिए शिशु का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपका सीक्वेंस हो जाएगा और आपको सीक्वेंस ही यहाँ पर बताना था, ठीक है। चारों चीज़ें सब में दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सीक्वेंस बताना था, तो ये वाला सीक्वेंस आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये है क्या, तो ये क्या है, ये निषेचन की क्रिया से संबंधित ये क्वेश्चन था आपका, और यही आपको लाइन से बताना है कि कौन सा यहाँ पर पहले और कौन सी चीज़ आपकी बाद में होगी। समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 82 आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर हम लोग देखते हैं। बताइए जल्दी से, अधिगम, अनुभव, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ये कथन किनके द्वारा दिया गया है। सिर्फ आपको यहाँ पर कथन पूछा गया है कि ये कथन किनके द्वारा दिया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। अधिगम और अनुभव, अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग यानी कि सीखना, ठीक है। अनुभव आपको पता है एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रशिक्षण आपको पता है टीचिंग, ठीक है, यानी पढ़ाना हो जाएगा, ठीक है। के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ये कथन आखिर है किसका, तो ये कथन किसका है, गेट्स एंड व अन्य का है। किसका है ये यहाँ पर, गेट्स व अन्य, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 84, सीखने के नियम दिए हैं। अब बताना है आपको सीखने के नियम किसने दिए हैं, पावलाव ने दिए हैं, स्किनर ने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं या कोलर ने दिए हैं। बाल विकास अगर आपने यूपी टेट तो किया ही होगा, जाहिर सी बात है, तो उसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल थॉर्नडाइक यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इन्होंने क्या है, 3 नियम बताए। कौन कौन से नियम, एक तो आपका हो जाएगा तत्परता का नियम। कौन कौन सा हो जाएगा, मैं लिखती चलती हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर समझ पाए, ठीक है। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ किसके, थॉर्नडाइक के नियम यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, प्रभाव का नियम हो जाएगा, प्रभाव का नियम हो जाएगा। तीसरा कौन सा नियम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अभ्यास का नियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके नियम कैसे है, ये आपके नियम कैसे, सीखने के नियम है। समझ में बात आई। तो इसको यहाँ पर इतनी चीज़ आपको समझना है, किसके लिए, थॉर्नडाइक के लिए, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एज इट इज इसको लर्न करना है। क्लियर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर फटाफट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर आपको देना है, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 85, जल्दी से फटाफट बताइए।
SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? वॉटसन हो जाएगा, वुडवर्थ हो जाएगा, कोहलर हो जाएगा, या गेस्ट, ठीक है, गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर SOR किसके द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। इसको कहते क्या है? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स, ठीक है। S से क्या हो जाएगा? स्टिमुलस हो जाएगा, O से क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, और R से क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ है, प्रस्तावित हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा वुडवर्थ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आता है? तो 85 का आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? जिसने भी ऑप्शन बी बताया उन सभी का आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। वीडियो को अपलोड होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे आएंगे। देखना, आप जब ये पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे फिर आप अपनी तैयारी को देखिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 आपका है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? यानी कि आपको पहले से सूचना मिल जाती है, उसके हिसाब से आप चीज़ें करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वर्णन करना हो जाएगा, पहचान करना हो जाएगा, अंतर करना हो जाएगा, या वर्गीकृत करना हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कहा गया? निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना, यानी पहले से आपको क्या है? एक सूचना दी गई, पहले से आपको उस चीज़ के बारे में क्या बताया गया है, ठीक, सूचना के विश्लेषण के लिए। फिर उसमें क्या करना है? आपको विश्लेषण करना है, ठीक है, विश्लेषण करना है, ठीक है, यानी कि उसको समझना है, ठीक है, उसमें चेंजेस करने, यानी कि उसमें देखना कि क्या चीज़ बदलाव है, इसमें क्या चीज़ अलग है, यानी क्या उसमें डिफरेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पर अंतर करना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्णन करना बिल्कुल नहीं होगा, पहचान करना बिल्कुल नहीं होगा, वर्गीकृत करना बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? अंतर करना यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई चीज़ आपको पहले से पता है, ठीक है, उसके बारे में फिर से आपको चीज़ बताई जा रही, तो आप पहले वाली और बाद वाली चीज़ों में क्या कर सकते हैं? अंतर कर सकते हैं, यानी कि उसमें उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ठीक है, तो आपको पता है IQ टेस्ट के जरिए आप कौन सा बालक कितना प्रतिभावान है, नॉर्मल है, ठीक है, या आपका मंद बुद्धि है। तो इस तरीके से आप IQ जो है आपका टेस्ट जो होता है उसके जरिए, यानी कि उसके जरिए आप क्या है पता लगाते हैं किसके में कौन कौन सी बुद्धि लब्धि, यानी आपको पता है बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। आपने बाल विकास पढ़ा होगा तो आपको सब चीज़ पता होंगी, बस आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से देना है, ठीक है। चीज़ें तो पता होती है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको बिल्कुल करीब करीब के मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रतिभावान बालक की यहाँ पर बात की गई। अब प्रतिभावान बालक किसे कहेंगे? जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिभावान बालक कहते हैं, ठीक है, यानी कि टैलेंटेड, ठीक है। तो प्रतिभावान बालक किसे कहेंगे? जिसकी बुद्धि लब्धि IQ जो है 130 से अबव होता है उसको हम प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रखते हैं। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो प्रतिभावान बालक होता है वो क्या है? चुनौतियों को बहुत जल्दी यहाँ पर कर लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है, यदि पहले इसको हम लोग छोड़ते हैं, यहाँ पर वह बहुत ही क्या है? तुनक मिजाज होता है, ठीक है, तुनक मिजाज होता है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। पूछा गया कौन सी विशेषता है, ठीक है। वह रस्मी व्यवहार करता है और जैसे हाथ थपथपाना और डोलना, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं बनता है। वह आक्रमण, ठीक है, आक्रामक, यानी कि आक्रामक कैसे? यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है या बहुत जल्दी मतलब रिएक्ट कर देता है, या कुंडित होता है, तो ये भी नहीं होगा। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है, अब देखिए, अब जो बहुत टैलेंटेड बच्चा है उसको अगर हम लोग नॉर्मल क्लास में रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? बोर होगा, क्योंकि उसको वो पहले से चीज़ें पता है और आप उसको ही बार बार बताएंगे, यानी कि बहुत छोटी चीज़ बताएंगे, तो वो फिर वो चीज़ को पढ़ने में या सुनने में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे बालक के लिए क्या है? ऐसी क्लास होनी चाहिए। देखिए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है, ठीक है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है और ऊब जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही, इस वजह से वो क्या है? ऊब जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सी विशेषता है? तो ये आपका हो जाएगा यदि कक्षा की गतिविधियाँ उसके अकॉर्डिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है,
ठीक है, और मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उसको डिफिकल्ट काम नहीं दे रहे, क्योंकि वो क्या प्रतिभावान का मतलब ही है कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में वो अपने आप को बहुत जल्दी हैंडल कर लेता है, यानी कि उस पर कैसे उसको काम करना है वो सब चीज़ें कर लेता है। तो उसी तरीके से उसकी क्लास भी कैसी होनी चाहिए, उसी हिसाब से उसी लेवल की होनी चाहिए। तो अगर उसके हिसाब से नहीं होती तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, वो बहुत जल्दी क्या है अब डीमोटिवेट हो जाता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। क्लियर, इतनी चीज़ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 यानी कि 88। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर देना फटाफट दीजिए। यहाँ पर श्याम पट तो यानी कि ब्लैक बोर्ड को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर शिक्षण सामग्री की अगर हम बात करें, जब आपने बीएड का रखा होगा या डीएलएड का रखा होगा, ठीक है, तो उसमें आप शिक्षण सामग्री लेके जाते थे ना, तो श्रव्य साधन, ठीक है, श्रव्य साधन यानी कि जो सुनने वाली चीज़ें होती हैं, दृश्य साधन जो देखने वाली चीज़ें होती हैं, और दृश्य श्रव्य यानी कि जो जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। श्रव्य साधन में जैसे कि आप क्या यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, ठीक है, हालांकि क्लास में रेडियो नहीं लेके जाना है, रेडियो हो गया यानी कि स्पीकर हो गया, तो ये आपके श्रव्य साधन में आएंगी। ठीक है, दृश्य साधन में जैसे दृश्य साधन में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि आपका टेलीविज़न हो गया, इसके अलावा आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, जिसमें क्या है आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं। ठीक है, दृश्य साधन में आपको यानी कि कौन सी चीज़ हो जाएगी, जैसे कि आप मानचित्र लेके जाते हैं, ब्लैक बोर्ड लेके जाते हैं, वहाँ पर आप स्टिक लेके यानी कि आप जो है बोर्ड पे इंडिकेट करने के लिए स्टिक एक लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, दृश्य साधन में आ जाएंगी। दृश्य और श्रव्य साधन में आपकी कौन सी चीज़ें आएंगी, जो आपको दिखाई भी दे और सुनाई भी पड़े, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि आपका कंप्यूटर आ जाएगा, टेलीविज़न आ जाएगा, आपका मोबाइल आ जाएगा, आपका लैपटॉप आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी, या आपकी शॉर्ट कोई मूवी होती हैं जो आपको दिखाया जाता है, ठीक है, या आपकी नेचर के हिसाब से मतलब चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपको जो है सारी बोल की चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें दृश्य और श्रव्य साधन में हो जाएंगी। तो श्याम पट को जाहिर सी बात क्या करते हैं, सिर्फ देखते ही है ना, तो ये कौन सी चीज़ें किस में आ जाएंगी, दृश्य साधन में आ जाएंगी। ठीक है, दृश्य साधन में आपकी आ जाएंगी। इसके अलावा मानचित्र भी आपका दृश्य साधन में आ जाएगा, मॉडल लेके जाते हैं वो भी आपका दृश्य साधन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दृश्य साधन में आ जाएंगी। दृश्य साधन के माध्यम से स्टूडेंट को क्लास में या स्टूडेंट को और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया जा सकता है। अब आपने देखा भी होगा कि अब आपकी जो क्लासेस कैसी होने लगी हैं, डिजिटल क्लासेस होने लगी हैं। यहाँ पर जब आपको क्लास दी जाती है तो उसमें क्या है, आपको मैप भी दिया जाता है, यानी कि साइंस का कोई चीज़ चल रही है तो उसमें पूरी आपको मानव अंग है उस तरीके से यहाँ पर मतलब दिखाया जाता है, क्रिया करके पूरी चीज़ दिखाया जाता है, जिससे अब स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से सीख जाते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक उनको याद रहता है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर दीजिए। गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है। यानी कि जब आप गणित के अधिगम की निर्योग्यता यानी गणित की जो अधिगम आपकी जो मैथ्स की जो लर्निंग होती है उसमें जो निर्योग्यता है उसका आकलन, उसका परीक्षण आप इनमें से सबसे अच्छा किसके माध्यम से करते हैं, ये आपको पूछा गया। तो निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा, ठीक है, या स्क्रीनिंग परीक्षण हो जाएगा, या उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा, या अभिक्षमता परीक्षण हो जाएगा। विच वन इज, हाँ बताइए, विच वन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। यस, विच वन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर आपको देना है ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या है, व्यक्ति की कमजोरी और मजबूती, यानी कि आपने इसका आकलन किया तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये स्टूडेंट किस में आप कमज़ोर है, उसकी कमज़ोरी पकड़ के उसकी क्या हम उपचार करते हैं, और किस में ये तेज़ है वो भी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग उसकी क्या है, कमज़ोरी और मजबूती, किस में ये स्ट्रॉन्ग है, किस में ये वीक पॉइंट इसका है, ठीक है, उसको चीज़ों को हम लोग एनालाइज करके क्या है उसका निदानात्मक चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो निदानात्मक में हम लोग ये चीज़ें यहाँ पर करते हैं। जब चीज़ें आपको पता होंगी इसमें क्या कमज़ोरी, तभी तो उसका उपचार आप करेंगे ना, तो इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर दीजिए फटाफट। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी कि एक बच्चा क्लास में है, आपने देखा होगा, अब तो आप देखते भी होंगे, बच्चे जो है छोटे बच्चे ही होते हैं और उनको छोटे पर ही क्या है, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। ठीक है, मोटे मोटे चश्मे यहाँ पर लग जाते हैं। अब इसका रीज़न भी बहुत चीज़ें हैं कि आपको पहले देखा होगा, आपने देखा होगा कि आप अपनी दादी और नानी को देखते होंगे तो वो क्या है, अभी तक बहुत अच्छे से देख लेते, उनके अभी तक चश्मा नहीं लगा होता है। लेकिन अब आप जाते होंगे किसी भी क्लास में आप चले जाइए, बच्चों के 3rd क्लास में इवन चले जाइए, तो आपको उसमें 10-15 बच्चे तो ज़रूर मिल जाएंगे जिनका बहुत ही मोटा चश्मा लगा होता है, मोटा मतलब ज़्यादा पावर का चश्मा लगा होता है। ठीक है, रीज़न भी आपका है, सबसे पहले तो खान पान की चीज़ें भी इतनी अच्छी नहीं है।
ठीक है। इसके अलावा छोटे पर ही उनको मोबाइल मिल जाता है। अब मोबाइल मिलना क्या, मोबाइल अब क्या ज़रूरत बन गई है, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी। और बच्चों को जो स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें इस तरीके से वो करते हैं, टीवी भी देखेंगे तो बहुत पास में बैठ के देखते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, उनकी आंखें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और पहले जो के लोग थे उनको मोबाइल बहुत बाद, मोबाइल तो चलो छोड़ ही दीजिए, टीवी भी उनको बहुत मतलब पीछे से कहते थे देखो, और टीवी भी इतना आपके टाइम से चीज़ें आती थी। ठीक है, अब तो दिन भर चीज़ें आती हैं, लेकिन पहले क्या है, टाइम से आती, तो उसी हिसाब से 1-2 घंटे चीज़ें देख लियो, ख़त्म चीज़ हो गई। ठीक है, तो इस वजह से ये भी हो रहा है। तो अब आप क्लास में जाएंगे तो आपको ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो उस कंडीशन में टीचर को क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में टीचर क्या करेगा, तो बिना किसी विशेष प्रावधान से उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ये आपका हो गया। अगर उसका प्रावधान नहीं रखा जाएगा, ठीक है, तो क्या, हाँ देखिए पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ठीक है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, किसी को शिक्षा ना देना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका तो नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको तो बिल्कुल ही हटा देंगे, इसको पहले ही स्किप कर देंगे। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता, तो बिल्कुल किसी भी स्टूडेंट को ऐसा जाहिर नहीं करना है कि वो क्या है और स्टूडेंट से कमज़ोर है। ठीक है, उसको अलग संस्थान में डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि उसी विद्यालय में आप रखेंगे, लेकिन उसके लिए क्या है, अलग से कुछ चीज़ें करेंगे जिससे कि वो चीज़ क्या हो जाएगी, मतलब वो चीज़ वहाँ पर उससे मतलब निकल सके, यानी कि वो चीज़ उसकी मतलब कमज़ोरी ना हो। यानी कि मैंने आँख का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, तो अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसे दूर से नहीं दिखाई पड़, मैंने एग्जाम्पल लिया बहुत से, यहाँ पर आंशिक रूप से एक बच्चा जो हाँ देख नहीं सकता, यहाँ पर देखने की अच्छा बात चल रही है। ठीक है, तो एक बच्चा है जो अच्छे से नहीं देख सकता है दूर से, तो उसको क्या करेंगे, उसको आगे बैठा देंगे। ठीक है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से विशेष प्रावधान करते हुए उसे क्या है, नियमित विद्यालय में रखेंगे, उसे बिल्कुल भी अलग से स्कूल में नहीं डालेंगे। ठीक है, और उसको क्या है, अलग से शिक्षा, उसको जो है ऐसा नहीं कि शिक्षा नहीं देंगे, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो आपके नेगेटिव पॉइंट है उसको पहले हटाएंगे और आपको पॉजिटिव पॉइंट आराम से मिल जाएगा। तो बिना किसी विशेष प्रावधान के, अगर मान लीजिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा, तो उसको कुछ समझिए, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो वो कैसे सीखेगा। ठीक है, तो विशेष प्रावधान के साथ उसको उसी विद्यालय में, उसी जो है नियमित विद्यालय में क्या रखेंगे, और चीज़ें आपकी यहाँ पर बहुत बढ़िया जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। आपने देखा होगा, अगर आप कभी स्कूल में पढ़ाने गए होंगे, प्राइवेट या गवर्नमेंट कैसे भी पढ़ाने गए होंगे, तो आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट ज़रूर देखे होंगे जो क्या है, क्लास को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। उनको खुद भी नहीं पढ़ना होता और उनको क्या है, दूसरे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देना होता। और अगर कोई न्यू टीचर आ जाए, तो उसकी तो फिर खैर नहीं। ठीक है, अब तो आपको पता ही है, मूवी देख देख के और भी करने लगे ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब भी कोई न्यू टीचर आता है, उसमें 1-2 बालक ऐसे होते हैं, या बालिका या स्टूडेंट कह लीजिए, सीधे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। तब आप क्या करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टर्ब करने की बात नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो है वो और ज़्यादा प्रतिभावान बालक होते हैं, उनमें क्या बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, सीखने की पावर होती है, लेकिन वो आप सही दिशा में लगाएं, वो तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो टीचर को चाहिए कि उनको किस दिशा में डाले कि वो अपनी क्या है एनर्जी अच्छी दिशा में क्या है, मतलब अच्छी दिशा में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो वो एनर्जी आप कहाँ पर जो है तब्दील करते हैं, ये टीचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ये वाला दे रखा है, इसमें बताना सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया। उसे श्याम पट आदि साफ करने को काम देंगे। ये वाला हो गया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्यों सही हो जाएगा, इसलिए सही हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा जो सक्रिय बालक होते हैं उनको क्या है, क्लास को मैनेज करने के जो है चीज़ें आपको देनी चाहिए, यानी कि उनको क्लास का नेतृत्व बनाना चाहिए, यानी कि नेता, यानी कि वो क्लास में ऐसी चीज़ें दें जिसमें कि वो बिजी रहें। तो क्लास के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करेंगे, ये सारी चीज़ें श्याम पट वगैरह को साफ करने के दे सकते हैं। हालांकि ये भी जो है यहाँ पर ये भी पॉइंट मुझे नेगेटिव ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर यही वाला ऑप्शन यहाँ पर सही बताया गया है। ठीक है, तो ये वाला इसलिए सही बताया गया है कि ये क्या है, क्लास को मैनेज करने का एक तरीका हो गया कि बच्चे से कह दिए जिसमें कि वो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रोके। हालांकि ये भी मुझे पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं यहाँ पर 92, क्वेश्चन नंबर 92, जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। जो आपके डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो डॉक्टर जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, यानी कि हेल्थ मजिस्ट्रेट की यहाँ पर बात कर रही है।
क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर आपको देना है। बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा। जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य होते हैं। बताइए यहाँ पर जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो रोगों का निदान करना होता है, तो बिल्कुल होता है। उपचार करना बिल्कुल होता है, क्योंकि जिला चिकित्सालय के अंदर बहुत से डॉक्टर यहाँ पर होते हैं जिनका काम क्या होता है, रोगों का निदान करना होता है, उपचार करना होता है, परामर्श देना भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 92 का आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है आपका। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यानी एक बच्ची ने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो कपड़े धूप में डालती है तो जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश किस समझ को प्रदर्शित करती है, यानी कि वो कैसी समझ को प्रदर्शित करती है। आपने देखा होगा, ठीक है, बच्चा छोटा है, वैसे तो बड़ों को पता ही होता है। जो बच्चा छोटा है तो उसने देखा जब हम अंदर कपड़े डालते हैं तो वो नहीं जल्दी सूखते हैं, और जब धूप में कपड़े डालते हैं तो वो क्या है, सूख जाते हैं। तो एक यहाँ पर कौन सा हो जाए, कार्य कारण वाला यहाँ पर नियम लगेगा। क्यों, यानी कि कार्य जो काम हो रहा है वो किसकी वजह से जल्दी हो रहा है, देर से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाए, कार्य कारण यहाँ पर होगा ऑप्शन सही। ठीक है, यानी कि धूप होने की वजह से कपड़े क्या है, जल्दी सूख रहे हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार नहीं होगा, अहं केंद्रित चिंतन नहीं होगा, ठीक है, विपर्य चिंतन नहीं होगा, बल्कि कार्य कारण यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दिया हुआ ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी बताया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 फटाफट करते हैं। इसका हाफ पार्ट तो हम लोग कल ही कर चुके हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं कल ही। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन बच रहे थे, जैसे कि आपके पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के, शिक्षण कौशल के, बाल मनोविज्ञान के, ठीक है, जीके के, ठीक है, और करंट अफेयर्स के, और इसके अलावा सूचना तकनीकी हो जाएंगे, और जीवन कौशल हो जाएंगे, और रीजनिंग हो जाएंगे। तो ये सारे क्लास ये सारे मतलब जो विषय हैं वो हम लोग क्या करेंगे, आज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको हाफ ऑफ पार्ट में कराऊंगी जिससे कि आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, आगे चल के मैं पूरा एक प्रैक्टिस सेट एक दिन में भी कराऊंगी। ठीक है, फिलहाल अभी शुरुआत में ऐसे करते हैं जिसमें कि आप लोग थोड़ा सा समझ पाएँ। निम्नलिखित में कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। अब आपका बताना सबसे बेस्ट तरीका इसमें से कौन सा हो जाएगा आकलन करने का। ऑप्शन आपका यह है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार होना चाहिए। ठीक है, तो 2 ही बार ऐसा हो, ऐसा तो कोई वो नहीं है। ठीक है, शुरू में अंत में। आकलन शिक्षण के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा, यानी कि आप पढ़ाते हैं और उसका आकलन करने कोई दूसरी एजेंसी आएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होगा कि आपका सत्र समाप्त हो तभी आप आकलन करें। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या है, एक अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। बताइए यहाँ पर जल्दी से, यहाँ पर देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, बच्चों के बारे में पूछा गया है, इसमें सही। देखिए, सबसे पहले देख लीजिएगा सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है, क्योंकि आधे क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं। देखिए यहाँ पर, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। बच्चे तो इतने ज़्यादा सक्रिय होते हैं, बच्चे तो बहुत जल्दी चीज़ों को क्या है, कैच करते हैं। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, तो बिल्कुल बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। बच्चे आजकल के बच्चे और पहले के बच्चे में फ़र्क भी है। आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, वो बहुत जल्दी चीज़ों को क्या सुलझा लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे छोटे होते हैं और उनको कोई खिलौना दिया जाता है, तो उस खिलौने के पुर्जे क्या कर देते हैं, यानी कि पूरे पार्ट्स को क्या अलग कर देते हैं और फिर उसको क्या जोड़ते भी हैं। तो इस तरीके से समस्या समाधान करता वो होते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं। बच्चे देखिए क्वेश्चन कितने पूछते हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पढ़ा होगा, तो उन्होंने टीचर से अपने पूछा था कि ये पक्षी क्यों उड़ते हैं, ये चिड़िया क्यों उड़ती हैं, तो उन्होंने कहा उनके पास विंग्स होते हैं। फिर उन्होंने कहा ऐसे तो पतंग भी उड़ती है। तो इस तरीके से यानी कि वो शोध करता होते, चीज़ों को समझते ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों नहीं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। ठीक है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो ये आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। और निष्क्रिय तो आपके बिल्कुल नहीं, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो BCD, तो BCD किस में मिलता है, तो BCD आपको ऑप्शन ए में मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर
राइट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी क्लास में आप बोर नहीं होंगे, मेरी क्लास में आप बोर होने का बिल्कुल चांस नहीं बनता है। बस आपको चीज़ों को क्या करना है, कायदे से देखना है। क्लास में आप जब बैठिए तो बिल्कुल आप लोग बैठ के क्लास देखिए, ये नहीं कि आप लेट गए आराम से क्लास देख रहे हैं रजाई में बैठ के, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्लास को बिल्कुल बैठ के देखना है। ठीक है, टेबल चेयर अगर है तो उस पर बैठ के आराम से देखिए, कॉपी पेन ले के बैठिए, मतलब पढ़ने के मूड से बैठिए। ठीक है, कहने का सेंस में रहिए, पढ़ने के मूड से बैठिए। ठीक है, अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो आपको बाद में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम जब आपका आएगा तो उस टाइम सिर्फ आप रिवीजन ही करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट करिए। ठीक है, और आपको जल्दी ही वैकेंसी देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार वही सरकार बनी है, तो उनको फिर से योजना बनाने की तो ज़रूरत होगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो जो चीज़ें चल रही थी उसी की क्रिया आपकी क्या है, प्रक्रिया आगे चलेगी, तो जाहिर सी बात है हो सकता है इतना टाइम ना लगे। ठीक है, फिलहाल तो 17,000 वैकेंसी तो आपको सुपर टेट में मिलेंगी ही। 17,000 वैकेंसी की जो बात चली थी वो तो आपको मिलनी ही मिलनी। अगर आगे इसमें देखिए वैकेंसीज बढ़ती हैं, घटेंगी तो खैर नहीं, इसमें वैकेंसीज बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती वो तो बात की बात है। अगर मान लीजिए आपकी 17,000 भी वैकेंसीज निकल के आती हैं, तो क्या आप इन चीज़ के लिए क्या आप मेहनत नहीं करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। और 17,000 अगर खाली वैकेंसीज आती हैं तो बिल्कुल आपको पता है तो फाइट यहाँ पर ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि वैकेंसीज आपकी आनी है, कितनी आनी है ये बात की बात है। ठीक, समझ में आता है। हालांकि 17,000 वैकेंसीज आपकी बहुत कम वैकेंसीज हैं, क्योंकि यहाँ पर अब कैंडिडेट 10 लाख तक के डाल सकते हैं। 10 लाख कैंडिडेट यहाँ पर हो गए होंगे पिछले चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे हम लोग हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां, ठीक है, डैश की ओर संकेत करती है। मतलब जो क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या है, गलतियां करते हैं, वो किसकी ओर संकेत करती हैं? ठीक है, तो वो वे कैसे सीखते हैं, इसकी ओर संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है, इसकी ओर संकेत करती हैं। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, इसकी ओर संकेत करती है। सीखने की अनुपस्थिति, इसकी ओर संकेत करती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा? ठीक है, तो वो क्या है, वे कैसे सीखते हैं, यानी कि जो आप देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो गलती करते हैं उससे आपको ये पता चलता है वो किस तरीके से कैसे सीखते हैं, यानी कि वो देखते हैं कि वो किस तरीके की गलती यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी वाली ही चीज़ दे दी, जैसे हिंदी वाला मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर उसने कहा मैं स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाता है, तो इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है, तो इसका मतलब ये किसकी गलती कर रहे हैं, ये व्याकरण की गलती कर। मैं स्कूल जाता है नहीं, मैं स्कूल जाता हूँ, या मैं स्कूल लड़की है तो क्या बोलेगी, मैं स्कूल जाती हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर गलती किसकी हो रही है कि ये व्याकरण की, यानी कि ग्रामर की यहाँ पर गलती कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसने ऐसा किया, मैं स्कूल, देखिए समझिए चीज़ों को, मैं स्कूल जाती या जाता, सीधे जाता ही लिखती हूँ, जिससे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर स्कूल की जगह पर उसने क्या कर दिया, स्कूला कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या है, डिक्टेशन वाली गलती कर रहे हैं। तो मैं स्कूला जाता हूँ, यानी कि व्याकरण वाली चीज़ तो यहाँ पर सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यानी कि वर्तनी वाली यहाँ पर मिस्टेक इनकी हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर शिक्षार्थी को पता चलता है, यानी कि यहाँ पर टीचर को पता चलता है वो किस तरीके की गलती यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 96 वाला क्वेश्चन समझ में आया, वे कैसे सीखते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक, चलिए हो गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। ठीक है, 97 देखिए, आप लोग बाल विकास, ये आपका जो है बाल विकास है, शिक्षण कौशल है, ठीक है, और क्या है, जीवन प्रबंधन है, जीवन कौशल है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग आपकी 5 नंबर की आती है, तो रीजनिंग में इतना ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, लेकिन करना आपको सब कुछ है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत हैं, तो आपको बहुत से स्टूडेंट से फाइट करना होगा, यानी कि एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के ऊपर आपको समझो एक सीट के ऊपर कई लोग बैठेंगे। ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, जो भैया जीतेगा वही सिकंदर। तो इस तरीके से आपको अच्छे से हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को, हर विषय को आपको सब पे कमांड बनानी होगी। किसी भी विषय को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं वो मैथ्स की प्रेपरेशन अभी से करने लगे, क्योंकि आर्ट साइड के जो स्टूडेंट होते हैं तो उनकी जाहिर सी बात है मैथ्स थोड़ी सी वीक होती है। ठीक है, जो साइंस साइड के स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स है पहले से,
ठीक है। मान लीजिए जो उन्होंने मैथ्स से कर रखा तो उनके पास तो मैथ्स की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिनके पास मैथ्स नहीं है, जिनका बैकग्राउंड मैथ्स और साइंस नहीं रहा है, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत करती है। तो अभी आपके पास टाइम है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, और अपना बेस यहाँ पर मजबूत कर लीजिए और प्रैक्टिस रोज करिए, ठीक है। ऐसा नहीं आप सोचिए कि बेस पूरा हमारा मजबूत हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, ठीक है। उससे अंदाजा हो जाता है कि क्वेश्चन पूछने की प्रकृति कैसी, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। आप पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन आपके जब क्वेश्चन सामने आते हैं तब आप क्या हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर पुटअप करता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे होते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अदर एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो आपके इस एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं खाली सुपर टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने, नहीं, यूपी में जितने भी एग्जाम आपके हैं, ठीक है, उनके प्रीवियस क्वेश्चन आपके करने हैं, ठीक है। समझ बात है। देखिए मेरी चीज़ मैं जो बता रही हूँ ना उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे प्रिपरेशन करने की, मौका बार बार नहीं आता। आपको पता 2018 के बाद अब वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी और फिर कब वैकेंसी देखने को मिलेंगी ये पता नहीं। देखिए चलिए 97 क्वेश्चन नंबर बताइए। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है, ठीक है, जब बच्चे की दादी उसकी माँ से गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण होता है, बच्चा किस वजह से रोता है, तो वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता या होगा अजनबी दुश्चिंता। तो यहाँ पर संवेगात्मक दुश्चिंता हो जाएगा। बच्चा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, हालांकि दादी से भी बहुत ज़्यादा अटैच होता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि वो क्या है, अपनी माँ से क्या है, माँ की गोद से हट रहा है। तो संवेग यानी कि इसको समझ में आ जाता है कि वो क्या है, अपनी माँ की गोद से हट रहा है। तो संवेगात्मक दुश्चिंता इसके अंतर्गत संवेगात्मक चीज़ यहाँ पर आएगी, ठीक है। संवेगात्मक दुश्चिंता यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। वियोग वाला, सामाजिक वाला, अजनबी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर देखिए, 98, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आपको फटाफट देना है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है, क्या है, ठीक है, अभिप्रेरणा हट गया क्या, चलिए अभिप्रेरण यहाँ दिया, अभिप्रेरण है। देखिए अधिगम मतलब लर्निंग, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। इसमें देखिए सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, ठीक है, यानी कि जो मोटिवेशन है वो क्या है, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर आप मोटिवेशन वाली जो है मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, फिर उसके बाद आपका पढ़ने का मन करने लगता है। फिर थोड़े दिन के बाद आपका पढ़ने का मन नहीं करता, फिर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, फिर पढ़ने का मन कर लेते हैं। यानी कि जिस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ अगर आपके सामने आती है तो फिर आपको पढ़ने में मन लगने लगता है, ठीक, समझ में आता है। चलिए तो यहाँ पर इसी तरीके बताना है, सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, ठीक है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, ठीक है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि उसको क्या उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, ठीक है, यानी कि जो अब जाहिर सी बात अगर उसको पता चल जाए कि वो ये चीज़ करा क्यों करा, उसका परिणाम क्या होगा, उसको क्या इसका फल मिलेगा, आप जानते हैं आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आपके यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या है आपके पास जीविका का साधन हो जाएगा और आप बढ़िया 50,000 लगभग मैं बता रही हूँ, लगभग आपको हर मंथ जो है 50,000 आपकी बैंक में आएगा। तो वो चीज़ क्या होगी, कितनी बढ़िया होगी। जाहिर सी बात है अभी आप 0 पे हैं और फिर आप 50 पे आ जाए, ठीक है, 50,000 पे आ जाए तो क्या होगा, आप सोच लीजिए क्या होगा। फिर इन 50,000 से आप अपने माता पिता के, अगर आप शादीशुदा है तो अपने बच्चों का मतलब चीज़ें अच्छी से कर सकते हैं, शादीशुदा नहीं तो अपने माता पिता का एक पहले पर तो गर्व उनका मतलब उनको लगेगा कि उन्होंने जितनी मेहनत की अपने बच्चे को बनाने में वो चीज़ क्या सफल हुई, ठीक है, एक खुशी तो यही हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है, तो ये क्या है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना, इंटरेस्ट, ठीक है, तो रुचि का सृजन करना यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव वे में इसको प्रभावित करता है। अब जब आप सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका एग्जाम भी होता है ना, तो कौन सी ऐसी चीज़ है तो जिससे क्या स्टूडेंट क्या सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ना कि नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ठीक है। मान लीजिए आप मतलब कोई बच्चा है और ठीक है वो लर्न करके नहीं आया, आपने उसको इतना सुनाया कि अगले दिन से वो स्कूल ही उसने आना बंद कर दिया। और एक टीचर का काम क्या होता है, उसको उस स्कूल से नहीं भगाना, उसको स्कूल से भगाने का काम नहीं होता है, बल्कि क्या काम होता है कि जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ रहा है वो चीज़ उसके में क्या है डेवलप हो, ठीक है। तो कहने का मेरा सेंस ये है, आपको बच्चे को इस तरीके से समझाना है, इस तरीके से डांटना भी है तो इस तरीके से डांटना है कि वो चीज़ वो करने में क्या हो, यानी कि मोटिवेट हो,
ठीक है। तो ऐसे उसको मोटिवेटेड, मतलब ऐसे मोटिवेट करें, ना कि उसको इतना डीमोटिवेट कर दे कि नेक्स्ट डे वो स्कूल ही ना आए। ठीक है। तो देखिए, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय से, ठीक है, प्रतियोगिता से, अर्थपूर्ण संबंध से, माता पिता की ओर से दबाव से। ठीक है, माता पिता की ओर दबाव से। तो कौन सा यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका होगा? तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अर्थपूर्ण संबंध यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थपूर्ण संबंध, देखिए, ठीक है, समझिए, यानी कि ऐसा हो जिसमें कोई मीनिंग हो। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो यहाँ पर अर्थपूर्ण संबंध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों में कंपटीशन नहीं कर, बच्चों में मतलब एक दूसरे को वो तो हो, लेकिन बच्चों में ये नहीं करना कि मैं उनसे अच्छा, वो उनसे अच्छा, इस तरीके से चीज़ नहीं करनी है। ठीक है। अनुत्तीर्ण हो जाने यानी कि वो फेल हो या पास हो। ठीक है, इसीलिए सरकार ने क्या है, अब जो है क्या है, क्लास 8 तक के जो है, क्लास 8 तक के कोई किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब बच्चे फेल होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है दुखी होते हैं, और कभी कभी तो बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है अनुत्तीर्ण होने के भय वाला भी सिस्टम ठीक नहीं है। माता पिता की ओर से दबाव, ठीक है, दबाव में तो वैसे भी कोई चीज़ सही नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अर्थपूर्ण संबंध यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऐसी चीज़ हो जिसका कोई मीनिंग हो, यानी कि उससे चीज़ अच्छी जाए, सकारात्मक चीज़ें जाए, ना कि नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100 हमारा है, जल्दी से बताइए। अब ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 100, तो ये आपका स्टार्ट होता है, नहीं अभी वही चल रहा है। यहाँ से आपकी शुरू हो जाएगी, आपकी क्या शुरू होगी? जीके, ये आपकी शुरू होगी जीके, और जीके करंट अफेयर्स, जीके जीएस, यहाँ से आपकी जीके और जीएस, सॉरी, जीके और करंट अफेयर्स यहाँ पर शुरू हो जाएगी, करंट अफेयर्स। ठीक है, जीके और सीए यहाँ से स्टार्ट होगी। क्लियर? तो यहाँ से पहले 100 में चलते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कहलाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर देना, फटाफट दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए जल्दी से। ठीक है, आप लोग आंसर दिया करिए, अपलोड होने के बाद जो भी वीडियो देखते हैं वो लोग भी आंसर दिया करें। ठीक है, पता तो चले कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे। तो यहाँ पर स्तंभाकृति, ठीक है, स्तंभाकृति यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया गया तो क्या हो जाएगा? स्तंभाकृति, यहाँ पर स्तंभाकृति यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जिन्होंने दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। अब हम बात करते हैं 101 से। ये क्वेश्चन आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये आपके स्टार्ट होते हैं जीके, ये आपके क्वेश्चन कौन से हो जाए? जीके और सीए, यानी कि सीए मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें इस सेट पेपर में जो करंट अफेयर्स है वो ज़्यादातर आपकी 2018 की करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो 2018 की यहाँ पर करंट अफेयर्स दिए है, तो इसका जो है अभी थोड़ा सा अपडेटेड करंट अफेयर्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, फिर आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। हाल ही में स्पार्क योजना वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी हुई? अब ये हाल ही की जो बात चल रही है, हाल कौन सा? 2018 वाला हाल है। ठीक है, हाल ही में स्पार्क योजना का वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर्स मिले, ऐसा नहीं होता है, आपको एग्जाम में पता है। अब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर्स मिले, थोड़ा सा पीछे का मिल जाता है। हालांकि 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से तैयार करना होता है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गृह मंत्रालय हो जाएगा, वित्त मंत्रालय हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, वेब पोर्टल। ठीक है, ये कौन सा? हाल ही में स्पार्क योजना का वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा क्या है? लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल झारखंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ पर हाल ही में ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसे सफलता मिली? जो आपका ब्राजील में जो चुनाव हुआ, ठीक है, ब्राजील में जो चुनाव हुआ तो उसमें किसे सफलता मिली, यानी कि कौन राष्ट्रपति चुनाव में मतलब जीता? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जायर बोल्सनारो यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसे ब्राजील का डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है, इसे ब्राजील का डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है। अगर पूछा जाए डोनाल्ड ट्रंप किसे कहा जाता है ब्राजील का, तो आप किसको बताएंगे? जायर बोल्सनारो को कहा जाता है।
समझ में बात आई? तो ये आपको ये चीज़ इसमें याद रखनी है, ठीक है। ऑप्शन बी जिसने दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर फटाफट देना है। 104, वर्ष 2018-19 में भारत का वस्तुगत निर्यात कितना रहा है? वस्तुगत निर्यात आपको बताना है, तो कितना रहा है तो आपको याद रखना है, ठीक है। 164.04 अरब डॉलर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जिन्होंने दिया उन सभी का आंसर सही हो जाता है। 105 पे चलते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स वाले जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना होता है, 1 वर्ड में इसका आंसर याद रखना है। हाल ही में चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर विमान का परीक्षण किया है, ठीक है। उभयचर विमान का किसने परीक्षण किया है? तो चीन ने परीक्षण किया है। इस विमान का नाम क्या है? तो इस विमान का नाम क्या है तो याद रखना है AG-600 यह इस विमान का नाम है। AG-600 इस विमान का नाम है, जो किसका कहाँ का है? ये चीन का आपका हो जाएगा, ठीक। समझ में बात आई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 106 यहाँ पर। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? तो बिल्कुल आपको क्या याद रखना है, तो किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? तो मलेशिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस देश में आपका मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है? तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर मलेशिया राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 107, फटाफट दीजिए। 107 का आंसर देना है, ठीक है। ये वाला आंसर दीजिए आप, तो ये वाला तो करंट का भी हो सकता है, यानी कि ये प्रेजेंट टाइम की हम बात करेंगे। बताइए 107 का आंसर फटाफट दीजिए, फटाफट दीजिए। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सही हो जाएगा? तो हाल ही जारी ग्लोबल इंडेक्स हंगर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको बताना है, भुखमरी सूचकांक के बारे में बताना है कि अब जो है भारत कितने स्थान पर है। तो ये कितने स्थान पे है? तो ये 101 वाले स्थान पर है, यानी कि 2021 की अगर तो 101 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और 2018 में कितने स्थान पे था? तो 103 स्थान पे था, ठीक है। तो ये वाला आपको यहाँ पर ये वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। सेट पेपर में आपको 103 दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 2018 का करंट अफेयर्स है, लेकिन यहाँ पर 2021 का आपको पता है, इसलिए आप यहाँ पर ये वाला आंसर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 108, क्वेश्चन नंबर 108। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ भारत ने आपराधिक मामले में सहयोग हेतु समझौता किया? ठीक है, तो भारत ने किसके साथ समझौता किया? अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया। किस मामले में? आपराधिक मामले में किया। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर मोरक्को हो जाएगा, जिम्बाब्वे हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा, कीनिया हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा ऐसा अफ्रीकी देश है यहाँ पर? कौन सा यहाँ पर अफ्रीकी देश है? तो मोरक्को यहाँ पर मोरक्को अफ्रीकी देश है। ठीक है, यानी कि क्या बोली, फिर से सुनिए, यहाँ पर कौन सा ऐसा अफ्रीकी देश है जिसमें क्या है भारत ने समझौता कि किस मामले? आपराधिक मामले में। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? मोरक्को के साथ इसने समझौता किया, यानी कि मोरक्को के साथ भारत ने समझौता किया। ठीक, इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, आपकी क्लास लंबी जा रही है तो इसलिए आप परेशान होने लगे होंगे, लेकिन भाई क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास आप लीजिए, आप पूरी क्लास लीजिए और रेगुलर क्लास लीजिए, तो आप वाकई में अपने आप में चेंज देखेंगे, यानी कि अपनी पढ़ाई में, अपनी जो है तैयारी में आप एक चेंज देखेंगे। आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी तो हो सकता है अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट किया होगा तो आपको चीज़ें समझ में हो सकता है थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि अरे ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मैंने नहीं पढ़ा, ये मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ दिन के बाद, बस 10 दिन आप मुझे दीजिए, 10 दिन के बाद की आपको 11वें दिन की जब क्लास लेंगे तब आप अपनी तैयारी देखिएगा किस तरीके से आपकी तैयारी जा रही है। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हाल ही में किस देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, बिल्कुल द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया, जिसे क्या बोलते हैं? सिम्बैक्स बोलते हैं। तो कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा? सिम्बैक्स 2021 वाला बताना है, तो यहाँ पर सिंगापुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कहाँ पर हुआ था आपको याद है? अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अंडमान सागर। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए अंडमान सागर, और कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद है, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में हुआ। तो कौन सा किसके साथ हुआ था? सिंगापुर के साथ हुआ था। ठीक, क्लियर हुआ? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी यहाँ पर दिया है तो उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, सभी लोग आंसर दिया करिए। आप लोग आंसर नहीं देते, पता नहीं क्यों। ठीक है, नहीं देते कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंसर ना भी दे तब भी कोई बात नहीं। 110 का आंसर देना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक पूर्ण करने वाली प्रत्येक छात्राओं को
25,000 की आर्थिक मदद देने की मंजूरी प्रदान की। तो ये बात किसकी है? 2018 की यहाँ पर बात है। किसने बात की थी? तो ये बिहार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि 2018 की यहाँ पर बात है कि स्नातक पूर्ण होने पर 25,000 की राशि दी जाएगी छात्राओं को। ठीक है, छात्राओं को 25,000 की राशि दी जाएगी, ऐसा कहा गया था बिहार राज्य में। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 111, 111। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर देना है। 33वां अभियान शिखर बैठक आयोजित किया गया। अभी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी आपके जीके के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो बताइए आपको 111 का आंसर फटाफट दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर भी सिंगापुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सिंगापुर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर किन्हें राजा राममोहन राय पुरस्कार दिया गया? ठीक है, किस अवसर पे? हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर इन्हें राजा राममोहन राय, कौन पुरस्कार का क्या नाम हो जाएगा? राजा राममोहन राय पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। हाँ, तो यहाँ पर किसको पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पर किसको पुरस्कार दिया गया? नरसिम्हन राव को पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? नरसिम्हन राव को पुरस्कार ये दिया गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये किस ग्रुप के थे? तो ये हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये किस ग्रुप के अध्यक्ष थे? तो हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष थे, जिनको क्या है? राजा राममोहन राय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, हाल ही में दिवंगत कुलदीप सिंह चांदपुरी संबंधित थे। तो आपको बताना है जो चांदपुरी जी हैं, कुलदीप सिंह चांदपुरी जी हैं, वो किससे संबंधित थे? तो थल सेना से हो जाएंगे, वायुसेना से हो जाएंगे, नौसेना से हो जाएंगे, या सीबीआई से हो जाएंगे। किससे संबंधित है? तो ये बिल्कुल आपको याद रखना किससे। तो ये आपके कहा गया थल सेना से, थल सेना से संबंधित थे, थल सेना से संबंधित थे। ठीक है, इन्हीं के ऊपर जो बॉर्डर फिल्म आपने देखी होगी, इन्हीं के ऊपर बॉर्डर फिल्म बनी थी। कौन सी फिल्म? बॉर्डर फिल्म जो बनी थी वो क्या है? इन्हीं के ऊपर बनी थी। समझ में आता है? तो ये किससे संबंधित थे? ये थल सेना से संबंधित थे। कुलदीप सिंह चांदपुरी जी ये किससे संबंधित थे? ये इनसे संबंधित है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर फटाफट आपको देना है। 114, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फटाफट दीजिए। हाल ही में भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य संपन्न T20 क्रिकेट सीरीज में किसे मैन ऑफ द सीरीज प्रदान किया गया? तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर कुलदीप यादव आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया ये 2018 की यहाँ पर बात चल रही है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है, यहाँ पर देखिए 115 का आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का शुभारंभ किया? जलमार्ग टर्मिनल का शुभारंभ किया। ठीक है, बताइए कानपुर हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, या यहाँ पर गाजीपुर हो जाएगा? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो वाराणसी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था इन्होंने शुभारंभ? तो 2018 में इन्होंने शुभारंभ किया था। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इनका शुभारंभ किया था। किसका? अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का शुभारंभ किसने किया था? तो हमारे प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है शुभारंभ किया था। कहाँ किया था? वाराणसी में किया था। कब किया था? 2018 में किया था। क्लियर? 116 का आंसर फटाफट देना है। 116, जी हाँ बिल्कुल 116 पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और आपको पता है 150 तक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हम लोग क्या है 5 क्वेश्चन रीजनिंग के निकाल देंगे। उसके अलावा आपके बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर भी बाकी हैं। ठीक है, क्लास को पूरा देखना है, चाहे आपकी क्लास लंबी जाए, चीज़ें आपके लिए करी जा रही तो आप तो क्लास यहाँ पर देखेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे आप अपलोड होने के बाद देख लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ देख लीजिए, लेकिन आप पूरी क्लास ज़रूर देखिए। हाल ही में किस प्रसिद्ध राइटर को सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे कम उम्र में प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार क्या है दिया गया या चयनित हुए? तो कौन हो जाएंगे? डेजी जॉनसन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कौन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर आपको देना है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर डेजी जॉनसन यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, डेजी जॉनसन यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर एज पूछा जाए तो 32 एज आपको याद रखनी है। ठीक है, 32 एज, हालांकि आपका एज नहीं पूछा जाएगा। ये कहाँ कैसी राइटर हो जाएंगे, ये ब्रिटिश राइटर है। ठीक है, ये ब्रिटिश राइटर आपकी हो जाएंगी। ठीक है, ब्रिटिश राइटर आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ की हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। कहाँ की हैं, ये दक्षिण अफ्रीका की, इतना भी आप याद रख लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका की हो जाएंगी। ठीक है, और इनको किसके लिए मिला था, द प्रॉमिस नॉवेल था इनका, कौन सा, द प्रॉमिस। तो प्रॉमिस नॉवेल इनका हो जाएगा, जिनके लिए इनको क्या है, पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनको मतलब चयनित किया गया था। तो ये ब्रिटिश यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, ब्रिटिश यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है 117, हाल ही में किसे ये वाला क्वेश्चन बताना है। हाल ही में किसे IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। IMF का यहाँ पर IMF ऐसे लिख दो तो यार समझ में आ जाता है। IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन आपके हैं, KS कामत हो जाएंगे, गीता गोपीनाथ हो जाएंगे, सुरेश खन्ना हो जाएंगे, या S मुद्रा हो जाएंगे। बताइए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर गीता गोपीनाथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गीता गोपीनाथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनको क्या है, अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। ठीक है, ठीक है। अब ये 2022 की अगर हम बात करें तो सुनिए मैं क्या बता रही हूँ, मैंने आपको बताया 2018 में हुआ ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए चीज़ को, समझ में आपको आए। देखिए क्या नाम है, गीता गोपीनाथ, यहाँ पर आपको याद रखना है किसके रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया। IMF का मुख्य अर्थशास्त्री, IMF का मुख्य अर्थशास्त्री इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, अब इनका क्या है, 2022 में इनका स्थान कौन लेंगे, तो आपको याद है पियर ओलिवर गौरी चेंज। कौन, पियर ओलिवर गौरी चेंज। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिससे कि आपको याद रहे, पियर, ठीक है, ओलिवर, ठीक है, गौरी चेंज, ये एक ही नाम है, अलग अलग मत समझ लीजिए। गौरी चेंज जो है इनका क्या है, स्थान लेंगे कब, 2022 में। समझ में आता है। और अगर डेट पूछी जाए तो 1 अप्रैल से पूरी तरीके से ये क्या है, ये इनका क्या है, कार्यभार पूरी तरीके से संभालेंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 118। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देना है। उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति के, ठीक है, नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नीति कथन है। ठीक है, बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस नीति की समयावधि जारी होने की तिथि से 5 वर्ष, ठीक है, 2018 से 2023 है। ठीक है, इसके तहत प्रसंस्कृत तिल का आदर्श रिकवरी मानक 75% है। इसके अवशेष 25% पर नियमों के तहत मंडी शुल्क एवं विकास उपकर की वसूली की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ये वाला आप देखिए, आढ़तियों के माध्यम से खरीदारी करने पर मंडी शुल्क मात्र जो है आपका 3.5% की छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको जूम कर दिया। ठीक है, अब इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, देखिए कितने लंबे लंबे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, और इसको समझ के आपको आंसर यहाँ पर देना है। ठीक है, तो ये फिलहाल तो आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, लेकिन अब ये 2018 की बात है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। 2018 की ये बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो आपका 2018 में ये वाला था। ठीक है, अब कुछ चेंज आया होगा, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा जो है इसमें ना दिमाग लगाएं, क्योंकि हो सकता है कुछ चेंज आया हो, तो इस वजह से यहाँ पर नहीं लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 119। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की जागृत योजना किससे संबंधित है। ठीक है, शुरू की गई। ठीक है, क्वेश्चन भी अजीब लिखा होता है। जागृत योजना सीधे आपको बताना है। जागृत योजना आपकी जो स्टार्ट हुई थी 2018 में, ठीक है, वो आपकी किससे संबंधित है, तो आपके संबंधित है महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित जागृति योजना। याद रखिएगा, जागृति योजना किससे संबंधित है, तो जागृति योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, जो किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो हरियाणा राज्य के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 120, 120 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, जल्दी बताइए, विजय हजारे ट्रॉफी 2018-19 को 70वें सीजन का विजेता किसे माना गया, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मुंबई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर को जल्दी करते हैं, फिर जीके के क्वेश्चन करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। अब आपके जीके का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो योग दिवस कब होता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, योग दिवस 21 जून को होता है, ये सबको क्वेश्चन याद होगा। यहाँ से अब आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो 21 जून को योग दिवस, योगा दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। दिख रहा है थोड़े से क्वेश्चन ये थोड़े से ब्लर आए हुए हैं, तो नेक्स्ट सेट पेपर में ध्यान रखूंगी। लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो लोसर जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। लोसर जो त्योहार है वो किस में मनाया जाता है, ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। लोसर का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना नया वर्ष। लोसर का मतलब क्या होता है, नया वर्ष इसका मतलब होता है, ठीक है। लोसर का मतलब क्या होता है, नया वर्ष इसका मतलब होता है, ठीक है। समझ में आता है। अब ये लोसर जो त्योहार है मनाता कौन है, तो ये बौद्ध धर्म के जो आपके जो बौद्ध धर्म के होते हैं वो क्या है, ये त्यौहार मनाते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी बौद्ध हैं तो वहाँ वहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो तिब्बत के बौद्ध जो मतावलंबी हैं, ठीक है, वो ये त्यौहार मनाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म के रहते हैं, अनुयायी रहते हैं, यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर भी ये त्यौहार मनाते हैं। जिसका मतलब ही क्या होता है, लोसर का मतलब क्या होता है, नया वर्ष, यानी कि न्यू ईयर होता है, ठीक है। न्यू ईयर होता है, जैसे कि हम लोग किसमें 1 जनवरी को यहाँ पर मना लेते हैं, हालांकि 1 जनवरी भी हम लोग का नहीं होता है ना। तो इसी तरीके से ये आपको याद रखना, लोसर क्या है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा मनाया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सिक्किम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 123 पे हम लोग आ चुके हैं। बताइए यहाँ पर 123 पे हम लोग हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य, अब देखिए शास्त्रीय नृत्य पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखिएगा, ये टॉपिक आपको क्लियर करना है। शास्त्रीय नृत्य में, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, ठीक है, और रंगोली है। देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, रंगोली है, ठीक है, रंगोली है, इसके अलावा मेले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सुपर टेट के लिए यहाँ पर पढ़नी होती हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप इसको पढ़ लीजिए। शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है, ठीक है, रंगोली है, मेले हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपकी जैसे कि मान लो स्थापत्य में है तो कौन सी स्थापत्य आपकी कहाँ पर है, इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए हवा महल कहाँ है, तो जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उनको आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बनेंगी। और एक एक क्वेश्चन से आप क्या है, आपका जो है परसेंट, एक एक क्वेश्चन से आप क्या है, मेरिट में आते हैं, ठीक है, और मेरिट से पीछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा कहाँ का गया, उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत की यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो उत्तर भारत का यहाँ पर शास्त्रीय लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका कथक हो जाएगा, ठीक है। तो कथक आपका कहाँ का होता है, यूपी का, ठीक है। कथकली कहाँ का हो जाएगा, केरल का, ये याद रखिए। कथक कहाँ का हो जाता है, देखिए ये क्वेश्चन दोनों साथ में याद रखिए। कथक आपका कहाँ का हो जाएगा, यूपी का, उत्तर प्रदेश का, और कथकली कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आपका होता है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का होता है, आंध्र प्रदेश का होता है। भरतनाट्यम कहाँ का होगा, जल्दी से बताइए, भरतनाट्यम आपका कहाँ का हो जाएगा, जल्दी से बताइए, भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, ये आपका तमिलनाडु का होगा। कहाँ का होगा, तमिलनाडु का होगा। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको याद करा दूं। देखिए कथकली ऐसे याद रखें, कथकली केरल, ये तो आपको याद रहेगा। कथकली केरल आपको ये तो याद ही रहेगा, कथकली केरला आपको यहाँ पर याद ही रहेगा, ठीक है। और कथक कहाँ का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा। ये दोनों आपको साथ में याद रखने। कुचिपुड़ी आप कैसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश को हम कैसे यहाँ पे याद करेंगे, आंध्र को किससे रिलेट करेंगे, अंधे से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे, अंधे से रिलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक अंधे का कपल होता है, यानी कि जिनको क्या दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी कि वो देख, देखिए अब यहाँ पर अपने कोई दिल पे मत लेना, मैं ये सिर्फ याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पर क्या है, एक अंधे कपल होते हैं, यानी कि एक बूढ़ा और बूढ़ी होती हैं, ठीक है, जो क्या होती है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई ना पड़ने पर भी वो क्या है, अपने लिए पूरी क्या है, बहुत अच्छी गोल गोल बनाती। क्यों, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको दिखाई नहीं पड़ता, इसके बावजूद उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि वो शुरू से ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत ही क्या है, गोल गोल क्या है, अपने लिए क्या बना रही, पूरी बना रही है, ठीक है। तो क्या करिए, जो बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, वो जो होते हैं वो अंधे होते हैं, और अंधे होने के बावजूद भी वो क्या है, पूरी को बहुत ही गोल गोल बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कुचिपुड़ी ऐसे आपको अंधे याद रखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ें याद रखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है। तमिलनाडु वाला भरतनाट्यम आपको याद होगा, ठीक है, वो बहुत फेमस है तो आपको याद ही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का एक ताल वाद्य यंत्र है, पूछा गया ताल वाद्य यंत्र है, ये आपका क्या पूछा गया, ताल वाद्य यंत्र आपका पूछा गया है। तो कौन सा इसमें एक ताल वाद्य यंत्र हो जाएगा, मृदंगम हो जाएगा,
इसराज हो जाएगा, दिलरुबा हो जाएगा या तानपुरा हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो मृदंगम जो है ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आपका क्या है? ताल। ताल मैंने गलत लिख दिया, ताल वाद्य यंत्र यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मृदंगम आपका ताल वाद्य यंत्र हो जाएगा, जो किसकी तरह दिखता है? तो ये ढोलक की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? तो ये ढोलक की तरह ये दिखता है। अगर देखेंगे तो किसकी तरह दिखेगा? ये आपको दिखेगा ढोलक की तरह दिखेगा। कौन? मृदंगम, जो कैसा यंत्र है? ताल वाद्य यंत्र है। ठीक, समझ में बात आई? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई, जिसमें क्या है, कहते हैं बकरे की खाल को यहाँ पर मढ़ा जाता है, फिर उसमें क्या है, उसे बजाया जाता है। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? अब यहाँ पर जो आपके यहाँ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज आपको नहीं मिला है, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूछा गया नहीं मिला है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को तो मिला ही। आपको पता है कि भारतीय, अगर पूछा जाए भारत में यानी कि सबसे पहले कौन से भारतीय को नोबेल प्राइज मिला, तो आपको पता ही है किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो क्या थे? पहले भारतीय थे जिनको क्या नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? तो 1913 में इनको नवाजा गया था। ठीक है, किसके लिए मिला था इनको? तो गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए इनको क्या है? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। तो सबसे पहले तो यही आ गए, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो सीवी रमन की बात करें तो सीवी रमन को भी क्या है? नोबेल प्राइज मिला है। और सीवी रमन को किस में मिला था? भौतिकी में मिला था। किस में मिला था? भौतिकी में, यानी कि भौतिकी में इनको क्या है? नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? तो 1930 को, यानी कि 1930 को इनको, सीवी रमन जी को भौतिकी में 1930 में क्या है? नोबेल प्राइज मिला था। फिर हम बात करें अमर्त्य सेन की बात करें तो इनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। इनको किस में मिला था? तो अर्थशास्त्र में मिला था। किस में मिला था? अर्थशास्त्र। याद रखिएगा किनको किस में मिला था, ये पूछ लिया था क्वेश्चन। तो सीवी रमन को भौतिक में मिला था, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला था। कब मिला था इनको? तो आप याद रखिएगा 1998 में मिला था। सत्यजीत रे को, ये जो है ऐसे हैं, तो इनको यहाँ पर नोबेल प्राइज नहीं मिला है, तो इसलिए यहाँ पर सत्यजीत रे जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, गीतांजलि बताया, सीवी रमन जो आपको भौतिक बताया, ठीक है, अमर्त्य सेन आपको अर्थशास्त्र में बताया, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने अलग से बताया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आप उनको याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सत्यजीत रे, यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीकी है? ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 126 पे आ गए हैं। ठीक है, देखिए कितनी लंबी क्लास जा रही है। एक दिन में एक पूरा सेट पेपर मैं सोच रही थी कराने को, तो लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी क्लास जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं एक दिन में भी आपका सेट पेपर करा सकती हूँ। बस आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखें, बस इतना मुझे चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 126 क्वेश्चन से। ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीकी है? तो कौन सी हो जाए? एथलेटिक्स हो जाएगी, कुश्ती हो जाएगी, या भारोत्तोलन हो जाएगी, ठीक है, या आपकी कराटे हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर कुश्ती यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिज जो है वो आपका किसमें मतलब जो है मतलब अपनाने वाली तकनीकी है, तो कुश्ती में ये तकनीकी अपनाई जाती है। ठीक है, जब कुश्ती जब आपको सिखाई जाती है, जब कुश्ती वाला अभ्यास करते हैं, तो ये सारी तकनीकी आपके इसी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 127। ABM का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि ABM की फुल फॉर्म आपको बतानी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाए? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। बस इतना आपको याद रखना। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ABM, A, B और M, तो क्या हो जाए? एंटी। ठीक है, बी से क्या हो जाए? बैलिस्टिक हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा? मिसाइल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, कब हुआ था? बताइए यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1867 में, ठीक है, 15 जून 1947 में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में, 13 मई या 2011 में। ठीक है, तो आपको पता है बहुत ही फेमस घटना है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब ये जलियांवाला बाग जो है ये है कहाँ पर? तो ये आपका कहाँ पर है? ये अमृतसर में है। कहाँ पर है? अमृतसर में है। ठीक है, और अमृतसर में भी पूछा जाए तो वहाँ पर जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, जो गोल्डन टेम्पल है, तो उसके निकट एक बाग है जिसका नाम क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इस बाग का नाम क्या है? जलियांवाला बाग है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं। क्वेश्चन आपका सीधे ये पूछा जाता है कि कब ये हुआ था, तो आपको याद रखना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल
1919, ठीक है, 1919 को ये हुआ था। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हिस्ट्री में, तो इसलिए आपको ये याद भी रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे कि आपके जलियांवाला हत्याकांड है, चोरी चोरा कांड है, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको हल्के लगते हैं, ठीक है, लेकिन आप अक्सर भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 129 का आंसर फटाफट दीजिए। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ, बहुत बढ़िया। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल आपको पता है आनंद मठ के रचयिता कौन है, श्री अरविंदो घोष आनंद मठ के रचयिता। एक मिनट मैं ही भी कर दे। तो आनंद मठ के रचयिता कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चैटर्जी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बंकिम चंद्र चैटर्जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आनंद मठ के रचयिता, मैं गलत बोल गई थी, आनंद मठ के रचयिता आपको अच्छे से पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से ये आपको पता होगा। बंकिम चंद्र चैटर्जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आता है? ठीक है, समझ में आता है। और जो अरविंदो घोष की एक फेमस पुस्तक है, कौन सी है? द लाइफ डिवाइन। इनकी पुस्तक कौन सी है? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, द लाइफ, ठीक है, लाइफ डिवाइन। ये जो पुस्तक है ये किसकी है? ये आपकी अरविंदो घोष की है, ठीक है, वही मेरे दिमाग में था। तो द लाइफ डिवाइन किसकी है? तो आपको याद रखना अरविंदो घोष की है। आनंद मठ किसकी है? तो बंकिम चंद्र चैटर्जी की है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की तो अभी आपने गीतांजलि पढ़ी थी ना, तो इस तरीके से जो फेमस है वो याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछ लिया था वही चीज़ आपको सिर्फ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलिए जल्दी से बताइए, भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है? यानी कितने पुरुषों में कितनी स्त्री यहाँ पर हैं, ये आप बताइए, ठीक है। कितने पुरुषों पे कितनी स्त्री हैं ये आपको बताना है। तो 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या पूछी जाती है, ठीक है, या प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, या प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, या प्रति 100 पर स्त्रियों की संख्या। तो सीधे आपको पता है कि 1000 पुरुषों पे 1000 पुरुषों पे, ठीक है, 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको लिंगानुपात भारत का कितना है? तो 1000 पुरुष पे कितनी स्त्रियां हैं? 1000 पुरुष पे कितनी स्त्रियां हैं? तो आपको याद रखना 943 स्त्रियां। ये आपकी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं, इस तरीके से इसकी क्या है, इसका जो है यहाँ पर अनुपात की बात हो रही है ना, तो 1000 पुरुषों पे कितनी यहाँ पर महिलाएं पढ़ती, कितनी स्त्रियां पढ़ती हैं, तो इस तरीके से जनगणना का अनुपात होता है, ठीक है। यहाँ पर 1000 की जगह एग्जाम में 100 दे देंगे, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, या 10,000 दे देंगे, ठीक है, इस तरीके, या पहले आपका 1000 मान लो जी स्त्रियां दे दिया गई, 1000 मान लीजिए आपकी स्त्रियां दे दी गई, फिर पुरुष, तो इस तरीके से क्या करता है एग्जाम में कंफ्यूज करता है। तो सीधे आपको याद रखना है 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां प्रेजेंट टाइम में, तो आपको याद रखना है 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग बात करें तो 1000 पे 943 महिलाएं हैं भारत में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए, श्रेणी में अगला पद ज्ञात करो। ये आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है, रीजनिंग के मैं छोड़ रही हूँ। चलिए, शिक्षण में प्रयुक्त उपयोगी ऐप्स के नाम हैं। अब ये है क्या? सूचना तकनीकी। ये क्वेश्चन किसके हैं? ये आपके सूचना तकनीकी के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन? सूचना तकनीकी के आपके ये क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, तो शिक्षण में प्रयुक्त उपयोगी ऐप्स के, यानी कि इसमें ऐप कौन सा है, ठीक है, ऐप जो आप ये बोलते हैं ऐप, तो फ्लिपकार्ट ऐप है, शेयरइट ऐप है, डिक्शनरी ऐप है, या 8 बॉल पूल ऐप है। तो ये बताना कि ऐसा कौन सा ऐप है जो आपके एजुकेशन में उपयोगी है, ऐसा कौन सा ऐप है जो आपके एजुकेशन में, शिक्षा में उपयोगी है। तो आपको पता है डिक्शनरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं कि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको जब समझ में चीज़ नहीं आती तो आप क्या करते हैं? डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। तो वो क्या है? वो आपके एजुकेशन में क्या है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गूगल प्ले बुक एक है। अब गूगल प्ले बुक क्या है? तो गूगल प्ले बुक से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो गूगल प्ले बुक क्या है? तो ये ई बुक संग्रह है। तो क्या है ये आपकी? ये ई बुक संग्रह है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल्दी क्वेश्चन करते हैं। 138 क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। यहाँ पर स्मार्टफोन किन मोबाइल फोन को कहते हैं? अब जो स्मार्टफोन आपके पास तो होगा जिसमें आप इस क्लास को भी देख रहे होंगे, तो क्या है स्मार्टफोन किसे कहते हैं? जिसमें कैमरा होता है, टच स्क्रीन होती है, ठीक है, इसमें आपकी वाईफाई होता है, इंटरनेट का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन वाली चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें स्मार्टफोन के लक्षण होते हैं, स्मार्टफोन की मतलब क्वालिटी होती है। तो जिनकी कंप्यूटिंग क्षमता व कनेक्टिविटी उन्नत होती है तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिनकी कनेक्टिविटी क्षमता होती है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस मोबाइल फोन में कैमरा होता है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, सभी यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा आपको मैंने बताया जहाँ पर क्या कहते हैं, जहाँ पर वाईफाई वगैरह होता है
होता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 139 यहाँ पर राइट आंसर बताइए। 139 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 39 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत हो जाएगा, विभाजन का सिद्धांत हो जाएगा, या पुनरावृत्ति का सिद्धांत हो जाएगा, जीवन से असंबद्धता का सिद्धांत हो जाएगा। तो इसमें से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 139 का आंसर आपको फटाफट देना है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जीवन से असंबद्धता का सिद्धांत यहाँ पर नहीं पूछा गया, इस वजह से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया नहीं। तो नहीं यानी कि ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, इस वजह। सबसे पहले आप नहीं और हाँ वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा। तो क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत तो आपको पता है कि आप करके सीखते हैं। विभाजन का सिद्धांत आपको अच्छे से पता है कि आपको कोई चीज़ करनी है तो आपने इसको विभाजित कर लिया, कौन सी चीज़ पहले करनी, कौन सी चीज़ बाद में करनी, कौन सी चीज़ ईजी है, कौन सी चीज़ टफ है। पुनरावृत्ति यानी कि चीज़ों को क्या है, आप दोहरा करके, यानी कि बार बार जब चीज़ें करते हैं तब आपको चीज़ें समझ में आती है। जैसे कि आपने प्रैक्टिस ही की, यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो एक बार में आपको टॉपिक क्या होता है, याद तो हो जाता है, लेकिन फिर थोड़े टाइम के आप भूल जाते हैं, तो फिर से उसका रिवीजन करते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या है, तीनों आपका सही हो जाएगा और ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है? नहीं, तो इसलिए आपका नहीं वाला हो जाएगा। क्लियर? चलिए 140 यहाँ पर चलते हैं। 10 क्वेश्चन सिर्फ आपके बचे हैं, ठीक है, बस 10 क्वेश्चन बस बचे हैं और सारे क्वेश्चन आपके हो गए। भारत में सर्वप्रथम कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? यहाँ पर बताना है भारत में सर्वप्रथम कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। यहाँ पर इग्नू जो है, जो आपका क्या फुल फॉर्म, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था। ठीक है, जो आपका बहुत फेमस है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका प्रधान कार्यालय है कहाँ? तो इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका प्रधान कार्यालय है। नई दिल्ली में इसका प्रधान कार्यालय है। किसका? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू जो है, ये आपका जो है सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, जो भारत का सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में इसको जाना जाता है। क्लियर बात है? ठीक है, क्लियर बात है। तो 140 का आंसर ये वाला आपका यहाँ पर सही हो गया। चलिए 141 पे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 41 पे है। जल्दी से इसको पढ़िए और आंसर फटाफट दीजिए। जल्दी से इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। ये आपके कहाँ से, ये आपके स्टार्ट हो रहे हैं जीवन कौशल के। ठीक है, तो जीवन कौशल का ये क्वेश्चन, जीवन कौशल वाला यहाँ पर अब चलेगा। तो जीवन कौशल से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने देखिए इस सेट पेपर में आपको हम लोगों ने कितनी चीज़ें कर रखी। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था? हिंदी की, इंग्लिश की और साइंस की। इस वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया? इन्वायरमेंटल स्टडी की, सामाजिक अध्ययन किया, शिक्षण कौशल किया, बाल मनोविज्ञान किया। ठीक है, जीके और सीए हम लोगों ने कंप्लीट किया। रीजनिंग को हमने छोड़ दिया। सूचना तकनीकी आपका हो गया। अब आपका चल रहा है जीवन कौशल। ठीक है, जीवन कौशल, प्रबंधन व एवं अभिवृत्ति। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको इस विषय से आपको मिलेंगे। चलिए इसे बताइए, तो यहाँ पर कौन सा होगा? बिल्कुल बताइए, पढ़िए इसको, बताइए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। देखिए, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो उन्हें क्या है? समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 142। क्लियर? हाँ 142। ठीक है, बोलते बोलते आवाज़ यानी कि क्या होने लगी है, तो जो ज़बान है वो क्या होने लगी, मेरी स्लिप होने लगी है। ठीक है, तो उसको माइंड ना करिएगा। अब मैं थोड़ा सा आराम से बोलूँगी। चलिए बताइए, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, यानी कि एक जो कक्षा है जिसमें क्या है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो शारीरिक रूप से क्या है, विकलांग है, यानी कि स्पेशल स्टूडेंट है। ठीक है, स्पेशल विद्यार्थी है। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित रहेगा? अभी उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था। एक क्वेश्चन क्या था कि ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्या है, थोड़ा सा दिखाई कम पड़ता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर दिया शारीरिक विकलांग। अब विकलांग में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, यानी कि जिनके पोलियो, तो क्या गाना प्रस्तुत करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, ये कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर तो होगा नहीं, आपको अच्छे से पता है।
पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने क्या है समवयस्क साथी बच्चों से मदद लेंगे, यानी कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पोलियो है, जो चल नहीं सकते, वो अपने जो साथ में बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्या है मदद लेंगे, तो ये भी नहीं होगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकेंगे, ये आपका होगा कि नहीं होगा, इसको थोड़ा सा भी रखते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते, ठीक है, तो ये वाला तो कुछ सेंस बना ही नहीं। अब देखिए ऐसे कोई स्टूडेंट, ठीक है, अब देखिए वहाँ पर बहुत, देखिए क्लास में कई तरह की गतिविधियाँ होती हैं, तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग है तो उनको ऐसी गतिविधियाँ दी जाएंगी जो वो करने में क्या है पूरी तरीके से सक्षम हो, ठीक है, तो उनके लिए जो गतिविधियाँ उनके अकॉर्डिंग होगी, उनके लिए जो आपकी एक्टिविटी उनको जो टीचर देगा वो क्या है उन स्टूडेंट को उनके अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। तो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक यानी इसके अलावा, ठीक है, जो बच्चे अलग कर रहे होंगे इनको कुछ और अलग चीज़ें दी जाएगी जिससे क्या है वो अपने के एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे ऐसे टीचर यहाँ पर होने चाहिए जो क्या है अपने स्टूडेंट को समझे और उनके अकॉर्डिंग चीज़ें कराएं, यानी कि उनको सीखने के अवसर प्रदान कराएं, ठीक है। तो आप लोग जब टीचर बने तो आप लोग भी यही करिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा जब पोस्ट मिल जाती है ना तो उसके बाद सबके दिमाग क्या हो जाते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर सोचिएगा कि आपके पास जब जॉब नहीं थी तब आप कैसे थे, ठीक है, और आपके बच्चे अगर होते तो क्या करते, तो इस तरीके से अगर आप अपने को उस जगह पे अपने को रख के देखेंगे तो चीज़ें क्या है अच्छी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए फटाफट। हाँ बताइए, सामाजिक आर्थिक, ठीक है, हाँ समाजार्थिक, ठीक है, यानी कि समाज के आर्थिक मुद्दे, यहाँ पर सीधी बात है ये मुद्दे से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है। क्या यहाँ पर राइट होगा, यहाँ पर बताइए जल्दी से। अब इसका आंसर अपने आप से आप दीजिए कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। जब अपने आप से क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो समझ में नहीं आता तब आंसर गलत होता है, तो इस क्वेश्चन को खुद समझिए और खुद आप बोलिए। तो क्या है देखिए, समाजार्थिक यानी कि समाजार्थिक मुद्दे से जूझ रहे हैं, ठीक है, यानी कि समाज के जो आर्थिक मुद्दे हैं उनसे जूझ रहे जो बच्चे हैं, ठीक है, जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, प्रतिभा जो है वो क्या प्रभावित हो सकती को सहायता करता है। तो स्व अधिगम मॉडल, कौन सा मॉडल हो जाएगा, स्व अधिगम मॉडल, यानी कि खुद से, अधिगम मतलब लर्निंग, जो स्व लर्निंग है, ठीक है, स्व लर्निंग, आधा इंग्लिश आधा हिंदी हो गया, तो स्व जो अधिगम मॉडल है ये यहाँ पर ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 144 का आंसर दीजिए। प्राथमिक कक्षा में, ठीक है, ये आपका जो सेट पेपर है तो वो क्या है आपका प्राथमिक लेवल का है, तो प्राथमिक लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आप प्राथमिक का एग्जाम दे रहे होंगे। अगर आप जूनियर का एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको जूनियर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। जूनियर लेवल मतलब उसमें कहा जाएगा प्राथमिक का स्टूडेंट है अगर, ठीक है, जूनियर का होगा तो वो कक्षा 8 का स्टूडेंट है या कक्षा 6 का स्टूडेंट है, ठीक है, कक्षा 7 का स्टूडेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आपके जैसे कि बाल विकास में क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो उसी तरीके से ये सब है, बाल विकास ही एक तरीके का सारा है, ठीक है। बच्चे सोचने लगते इसके लिए कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं, सब वही आपका है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और क्या करना है आपकी प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस करके आप अपने क्वेश्चन को आंकिए कि आपके क्वेश्चन सही हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, क्योंकि ऐसे तो सब कुछ ईजी लगता है लेकिन जब प्रैक्टिस करते तब आप देखिए उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, वो चीज़ आपको देखनी है। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जल्दी से बताइए, विभेद नहीं करना चाहिए, यानी कि शिक्षक वहाँ पर एक ऐसा, देखिए मान लीजिए आप किसी भी क्लास की क्या शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं तो आपको कैसा होना चाहिए, सारे बच्चों के लिए एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी कास्ट से बिलोंग करता है उसके लिए आप क्या है अच्छे हों, ठीक है, जो आपकी ज़ात से बिलोंग करता है उसके लिए आप अच्छे हों, ज़ात मतलब जो आपकी ज़ात से बिलोंग करता है उसके लिए अच्छे हों, या आपके धर्म से बिलोंग करता है उसके लिए अच्छे हों, या आपके एरिया का उसके लिए अच्छे हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको हर स्टूडेंट के लिए एक जैसा व्यवहार करना होता है। तो विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी स्टूडेंट से मान लीजिए आपकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई, लड़ाई मतलब इन द सेंस कि थोड़ी सी किसी भी चीज़ पे बहस हो गई, उसकी बात से आप क्या है उससे क्या है मतलब थोड़ा सा चिढ़ने लगे हैं, तो उसको आप क्या सीखने के अवसर नहीं दे रहे हैं, उसको क्या है उसके टेस्ट नहीं ले रहे हैं, उसकी कॉपी में क्या है मतलब कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं, या मान लीजिए उसको हर चीज़ में डांट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें टीचर में नहीं होनी चाहिए। आप जब टीचर की पोस्ट पर जाएँ, ठीक, जब टीचर एज अ टीचर जब वो करते हैं तो आपके साथ जो बच्चे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का बच्चा या किसी भी मतलब जो आपके कह लीजिए लड़का हो या लड़की, मेरे लिए क्या है सब यहाँ पर बराबर होते हैं। आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक चीज़ मैं बताती हूँ कि मेरे पास एक बार एक कमेंट आया था
सुनिए यहाँ पर मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं मतलब इस तरीके से आया था, मैं क्या था कि हाँ कि आपकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी, वैसे मैं मैडमों की क्लास नहीं लेता था, ठीक है, यानी कि आपकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी, इस तरीके से था, मतलब पूरी लैंग्वेज तो मुझे याद नहीं है, तो वैसे मैं मैडमों की क्लास नहीं लेता था, लेकिन आपकी क्लास अच्छी लगी, ठीक है। तो अब इस कमेंट को मुझे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि नेगेटिव वे में लेना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने एक तरीके से तो मेरी तारीफ़ की और दूसरी तरीके से क्या किया, जो यहाँ पर जो महिलाएँ हैं उनको क्या है देखा जाए उनको मतलब नीची कंडीशन में रखा, ठीक है, मतलब महिलाएँ कुछ नहीं कर सकती ऐसे का रखा। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इनको पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए। हालांकि मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मेरी रिएक्ट करने की आदत नहीं है, हालांकि यहाँ पर मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। बहुत से ऐसे देखा होगा, बहुत से ऐसे जो बॉयज़ होते हैं या जो कह लीजिए मेल कैंडिडेट होते हैं, मेल स्टूडेंट होते हैं, वो क्या फीमेल से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब क्या कैसी सोच है आप मुझे बताइएगा, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा। तो वैसे तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाने वाला क्या पढ़ा रहा आपको ये देखना है। अब पढ़ाने वाला सुंदर है, ठीक है, ठीक है, या नहीं सुंदर है, पढ़ाने वाली लड़की है या लड़का है, इससे क्या मतलब, किस धर्म से बिलोंग कर, इससे कोई मतलब नहीं बनता ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है कि वो पढ़ा क्या रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट, इतना देखना होता है, ठीक है। तो आप बताइएगा इस कमेंट के बारे में आपकी क्या राय है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर विभेद वाला हो ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145 का आंसर फटाफट दीजिए। कक्षा कक्ष में जेंडर, ठीक है, जेंडर वही आ गया, विभेद नहीं होना चाहिए। बताइए यहाँ पर विभेद क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों और निष्पादन का, ठीक है, अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के बुद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ठीक है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से ऑप्शन दिए। तो अब बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। पूछा क्या गया है, जेंडर विभेद क्या है, ठीक है, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए कि आप जो है अगर लड़का है तो लड़की से विभेद करें, या जैसे कहते हैं कि मतलब महिलाओं की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्यों महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप बताइए। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट, बहुत से ऐसे लोग स्टूडेंट नहीं, यहाँ पर सामने आपके, मुझे पता है मेरे साथ में कौन जुड़े हुए स्टूडेंट जो है, इसलिए मेरे मुँह से स्टूडेंट निकलता है, कहते हैं महिलाओं की क्या है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब महिलाओं की क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे ये बताइए, आप क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रेस्पेक्ट आपको उसकी क्वालिटी की करनी चाहिए, सिर्फ वो महिला है इस वजह से आप इसकी रिस्पेक्ट करें तो क्या मतलब बनता है, महिला क्या कोई नीचे है तो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि वो कोई महिला हो या पुरुष हो, वो रिस्पेक्ट के अगर लायक है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक महिला और रोड पे खड़ी हुई खूब बढ़िया बढ़िया गालियाँ दे रही हैं और क्या सबके मतलब गलत सलत बोल रहे हैं, तो क्या आप उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, तो बिल्कुल भी आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे ना। तो आप रेस्पेक्ट आपको किसकी करनी चाहिए कि उसकी क्या है, उसकी क्या जो प्रतिभा है, उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, उसकी आप रेस्पेक्ट करेंगे, ना कि वो सिर्फ महिला है इस वजह से रेस्पेक्ट करें, तो ये मुझे सही नहीं लगता। हालांकि आपका ये सोचना सही हो सकता है कि महिला जो है, महिलाओं को क्या है अच्छी मतलब नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को बहुत गिरी नज़र से लोग देखते आ रहे थे ना, तो वो चीज़ चेंज करने के लिए ऐसा स्लोगन कहा गया होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको क्या है महिला पुरुष के हिसाब से रिस्पेक्ट ना हो करके, बल्कि क्या है उसकी प्रतिभा दे करके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरा अपना भाई, मेरी कुछ भाई अपनी अपनी चॉइस भी होती है ना, अपनी अपनी सोच भी होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 146 यहाँ पर है, फटाफट बताइए। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए कार्य योजना करते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, तो जितने भी विद्यालय आपके समक्ष आएंगे, आपके मतलब ज्वाइंट होंगे, यानी कि आपके अंडर आएंगे, तो क्या करेंगे, वहाँ की शिक्षा को सुधारने का किया है, आप योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। ये कैसा प्रश्न है, तो निम्न स्तरीय अपसारी है, उच्च स्तरीय अभिसारी है, उच्च स्तरीय अपसारी है या निम्न स्तरीय अभिसारी है। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये क्या है, उच्च स्तरीय अपसारी। यहाँ पर ये एक उदाहरण होगा कि आप क्या कर रहे हैं कि एजुकेशन को सुधारने में क्या है मदद करें, और एजुकेशन को सुधारने के बाद सोच रहे हैं कि कैसे एजुकेशन के स्तर को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर उच्च स्तरीय अपसारी वाला जो ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया उन सभी का आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन सी नहीं है उन सभी का आंसर यहाँ पर गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, आज की क्लास आपकी यहाँ पर एंड होने वाली है। बताइए जल्दी यहाँ पर
47 का आंसर देना, 147 का आंसर देना है। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से इसको पढ़िए और इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। विच वन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए विच वन इज द राइट, बताइए जल्दी से कौन सा यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर होगा सामाजिक भागीदारी को सुगत बनाने। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारी को सुगत बनाने का एक सशक्त साधन है। ठीक है, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार। ठीक है, यहाँ से क्या मतलब है, शिक्षकों के भार को हल्का करना। ये तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं बनती कि शिक्षकों के भार को हल्का करना। रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना, तो ये भी नहीं। तो क्या होना चाहिए, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारी को सुगत बनाने का एक सशक्त साधन है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन देखिए सही तो आपके कई ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सबसे सुइटेबल कौन सा होगा वो आपको यहाँ पर देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 140। 3 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो 147 हो गया, 3 अब क्वेश्चन बचे। गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देता है। गतिविधि यानी कि जो एक्टिविटीज आप करते हैं क्लास में, जो स्टूडेंट एक्टिविटीज करते हैं, तो वो किस पे क्या है, बल देता है। सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पे, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने में, यानी कि उनको एक टाइम दे दिया उसके हिसाब से उनको पूरा करना है, खेलने में या अनुशासित कथा में। तो क्या होगा यहाँ पर, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, यानी कि जब कोई बच्चा जो एक्टिविटी करता है तो उसमें सारे बच्चे क्या होते, मतलब क्या है, गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। क्या है कि सभी विद्यार्थी क्या है, सभी विद्यार्थी क्या है, समान रूप से क्या है, सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, यानी कि एक्टिविटी में क्या होता है, सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या है, अपना अपना जो स्तर करते हैं। मान लीजिए खो हो रहा है तो कुछ स्टूडेंट क्या होंगे, बैठे होंगे, कुछ स्टूडेंट क्या होंगे, खड़े होंगे। ठीक है, इस तरीके से पकड़ेंगे, दौड़ेंगे, इस तरीके से उनके शारीरिक विकास होता है। कुछ और चीज़ें दे दी गई, मतलब उनको कोई जो है एक टास्क दे दिया गया, टास्क के माध्यम से वो अपना दिमाग लगाएंगे। कुछ चीज़ें कुछ स्टूडेंट करेंगे, कुछ स्टूडेंट जो जिसमें मतलब परिपक्व होगा, जो जिसमें जिसको चीज़ें आती होगी। ठीक, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो थोड़ा सा हेल्पिंग वाला भी नेचर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटीज़ के बहुत सारे जो है फ़ायदे होते हैं, जिसकी वजह से स्कूल वगैरह में एक्टिविटीज़ वाला आपका पीरियड भी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 149। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय। अधिगमकर्ता यानी कि सीखने वाला जो है, जो स्टूडेंट है, केंद्रित विधि का आशय है। क्या विषय यहाँ पे बताइए, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल ये वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होती हैं। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, ठीक है, वे विधियाँ जहाँ अधिगम यानी कि जो सीखने वाला जो लर्नर होता है, अधिगम का मतलब क्या हो गया, जो लर्निंग हो गया। अधिगम का मतलब क्या हो गया, लर्निंग हो गया, सीखना हो गया। और अधिगम करता मतलब जो सीख रहा है, कि अपनी क्या है पहल यानी करता है और उसी में क्या प्रयास करता है, कोई भी चीज़ वो नहीं कर पा रहा तो वो बार बार करता है। तो ये वाला यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में बात आई, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए की तरफ यहाँ पर हम लोग जाएंगे। अब ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन 150। ठीक है, तो आज आपका ये सेट पेपर यानी पहला सेट पेपर कंप्लीट हो जाता है। 10 सेट पेपर है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने 20 डेज यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 20 डेज में आपके यानी कि एक सेट पेपर में 150 क्वेश्चन है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे हैं, तो मान लीजिए आप रख लीजिए, यानी कि हम लोग यहाँ पर मैथ्स के, रीजनिंग के और आपके कितने छोड़ रहे हैं, मैथ्स के मान लीजिए 20 छोड़ रहे हैं, 5 आपके रीजनिंग के छोड़ रहे हैं और क्या है 10 आपके संस्कृत के छोड़ रहे हैं। तो 20, 30, 35 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, फिर भी आपके 100+ यहाँ पर क्वेश्चन एक सेट में आप हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 100 अब 20 दिन में आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चीज़ों को फटाफट कर लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेट पेपर भी हम लोग लाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। 150 यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर पढ़िए, बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो 115 क्वेश्चन एक सेट पेपर में हम लोग कितने करेंगे, 115 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, 115 क्वेश्चन डेली हम लोग
यहाँ पर 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन हम लोग निकाल दिए। और ये भी ऐसा नहीं कि मैथ्स नहीं कराई जाएगी, मैथ्स भी आपकी कराई जाएगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपकी मैथ्स भी स्टार्ट कराई जाएगी। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसे? बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो क्या है, बालक के लिए हो। ठीक है, जैसे कि आपको कभी भी आंसर देना है, देखिए रटने की प्रोत्साहन करना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अग्र शिक्षक की तकनीकें अपना बिल्कुल नहीं। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होना बिल्कुल नहीं। देखिए जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होता है, जो क्या है हर हाल में स्टूडेंट के लिए उपयोगी है, ना कि आपके लिए उपयोगी हो। ठीक है, ऐसा नहीं, आपको क्या है एक स्टूडेंट के यानी कि कोई भी चीज़ हो जो स्टूडेंट के हित में हो, बस उसी को आपको वहाँ पर टिक करना होता है। और जो आपके हित में हो तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर नहीं करना होता। और स्टूडेंट को अगर आपने अपने बच्चे के रूप में अगर आपने समझ के आंसर दिया तो आपको समझ में चीज़ आएगी। ठीक है, यानी कि बच्चे को मारने वाला, डांटने वाला, फेल करने वाला, ठीक है, या फिर ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी ऑप्शन हो तो आप बिल्कुल भी वहाँ पर आंसर नहीं देंगे। आप वहाँ पर देखिए आपका बच्चा होता तब वहाँ पर क्या आप आंसर करते, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, समझ में बात आई। तो इस तरीके से हम लोगों ने 150 जो क्वेश्चन का सेट पेपर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास आपको कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को, क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, शेयर ज़रूर कर लिया करिए। ठीक है, समझ में बात है। अगर आप सुपर टेट, KVS, DT+B, ठीक है, अभी आपकी KVS सुपर टेट यहाँ पर मिक्स करके हम लोग क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले। इसमें आपकी बहुत अच्छी सी क्लासेस होंगी। अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, उसके बाद मैं डिटेल्ड क्लासेस भी आपकी लाऊंगी। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर प्रेपरेशन कराई जाएंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चल रही तैयारी सुपर टेट, KVS की और मैं आपको IAS PCS के क्वेश्चन यहाँ पर कराऊँ जो आपके कोई भी काम के ना हो। तो इस तरीके से आपको वही क्वेश्चन करने जो आपके एग्जाम में आते हों। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।